विमेन की बॉडी हर 7 से 10 साल में बदलती है। तो जो पोस्ट प्रेग्नेंट वुमेन है उनके लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? प्यूबर्टी के टाइम कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जैसे ब्रेस्ट एनलार्जमेंट तब से स्टार्ट होता है। कीगल से आप कोई मतलब पॉर्न स्टार तो नहीं बन जाओगे? कीगल्स इज नॉट फॉर एवरीवन कि मतलब आपने देखा और आपने कीगल स्टार्ट कर दी। व्हाट इज यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस और ये फीमेल्स में इतना कॉमन क्यों है? जब हम गूगल पे डालते हैं पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस, सबसे ऊपर आता है एक वर्ड कहते हैं कीगल्स। कीगल्स आपकी लूसन अप पेल्विक फ्लोर मसल्स है उसको टाइट करता है। बट व्हाई मोस्ट ऑफ द फिजियोथेरेपिस्ट्स आर फीमेल्स? हमने जैसे सुना होगा विमेन मतलब कभी छींक आई तो यूरिन लीक हो गया, खांसी आई यूरिन लीक हो गया, हम हंसते हैं यूरिन लीक हो गया। कैसे करे एक फीमेल कॉन्फिडेंस वापस गेन आफ्टर डिलीवरी? शरण जी, मैंने ना फीमेल फिजियोथेरेपिस्ट बहुत देखी हैं, हाँ। लेकिन ये पहली बार सुना कि एक फिजियोथेरेपिस्ट जो फीमेल्स केसेस में स्पेशलिस्ट है। तो कहाँ से आया ये आइडिया, कहाँ से आया आपको? मैं गई थी कनाडा 2 साल के लिए। वहाँ पे मैंने मेरी स्टडी करी और साथ में जॉब भी करी। वहाँ पे मेरे बहुत रिलेटिव्स, मेरे कज़न्स रहे जो मेरी कज़न्स प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे। तो मैं उनको देखती थी कि यार इतना मतलब उनके मतलब गवर्नमेंट इतना कर रही है उनके लिए कि प्रॉपर टाइम टू टाइम फ़ोन आ रहा है कि आप अपने फिजियो सेशंस ले रहे हो, क्या आपने अब हाउस योर मूड। कनाडा में ऐसे होता है कि तुम्हें मैसेज आते हैं कि अपने फिजियोथेरेपी ले कॉल्स रहे हो? आते हैं, मैसेजेस नहीं Okay. कॉल्स आते हैं। तो गवर्नमेंट आपको मतलब अपने जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो कॉल्स करते हैं आपको, टाइम बाय वीकली फ़ोन करेंगे, पूछेंगे मेंटली आप कैसे हो, फिजिकली हाउ आर यू डूइंग। आप फिजियो सेशंस रेकमेंड करते हैं, हैंड आउट्स देते हैं फिजियो सेशन के कि अच्छा अब ये फिजियोज हैंड आउट्स भी देते हैं। और जो वहाँ पे फिजियोज अगर इंडिया से कोई गया है वहाँ पे अपने लाइसेंस एग्ज़ाम कोई क्लियर कर रहा है तो सबसे पहले मैंने देखा है कि वो पेल्विक फ्लोर के लिए कोर्स कर देगा। तो मैंने कहा इतना ज़्यादा वहाँ पर है, मैंने इंडिया में तो कभी ये चीज़ देखी ही नहीं। मैंने देखे न्यूरोफिजियोज, कार्डियोपल्मोनरी, स्पोर्ट्स, सब टाइप के होते हैं, बट इस फील्ड में ये बहुत अंडररेटेड है हमारे यहाँ पे इंडिया में। तो इसलिए मुझे था कि अगर मैं वापस आ गई हूँ तो मैं कनाडा गई थी पहले, तो मुझे था कि वहाँ का कुछ लेके मैं यहाँ पर आऊँ। तो इसीलिए मेरा था कि मुझे करना है, मुझे फीमेल्स के लिए कुछ करना है। तो आई थिंक ये बहुत एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत अनटच टॉपिक है हमारे इंडिया में और बहुत अंडररेटेड है। तो इसीलिए मैंने स्टार्ट किया उसको धीरे धीरे कि मैं फीमेल्स को बताना चाहूँगी, अवेयरनेस देना चाहूँगी कि ये कितना इंपॉर्टेंट है और आप कितना इग्नोर कर रहे हो अपनी बॉडी को। तो आपने जो मुझे बताया ना, इससे मैं एक चीज़ बहुत रिलेट कर पाया कि ये सेइंग है हमारे देश में कि वट एवर गोज इन द वेस्ट विल कम हेयर, या एब्सोल्युटली विल कम हेयर बट आफ्टर 5, 6, 8, 10 ईयर्स। ठीक है, तो सुन के अच्छा लगा कि यू आर द व्हाट आई हैव सीन इन लाइक इन फिजियोथेरेपी। ठीक है, फिजियोथेरेपी में मैंने इससे पहले आपसे पहले किसी से बात नहीं की है, ना ही कोई देखा है कि जो इस मुद्दे पे बात कर रहा हो एज अ फिजियोथेरेपिस्ट। तो ग्लैड दैट यू आर द फर्स्ट वन टू ब्रिंग इन हेयर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने फीमेल फिजियोथेरेपिस्ट बहुत देखे हैं, तो वाई मोस्ट ऑफ द फिजियोथेरेपिस्ट आर फीमेल्स? क्योंकि जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि व्हेनेवर आई टॉक अबाउट अ ट्रक ड्राइवर, ठीक है, तो देयर इज अ सर्टेन पर्सनैलिटी दैट विल कम इन माइंड, राइट? वैसे ही जैसे कि आप अगर आज एक फिजियोथेरेपिस्ट, नॉर्मल फिजियोथेरेपिस्ट वर्ड बोलोगे तो एक फीमेल ही मेरे दिमाग में है कि ऐसा क्यों है? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है एक फिजियोथेरेपिस्ट बनने का ज़रिया है कि आप अपने 11th में बायोलॉजी ले लो। बायोलॉजी होनी बहुत ज़रूरी है, तभी आप फिजियोथेरेपिस्ट बनते हो। अब बायोलॉजी लोगों के हिसाब से एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कैलकुलेशंस की ज़रूरत नहीं है, रेटिफिकेशन की ज़रूरत होती है, थोड़ा बॉडी समझने की ज़रूरत होती है। तो इसमें आई थिंक फीमेल्स एक्सेल करती हैं ज़्यादा। तो शायद वहाँ से मे बी ये चीज़ आई है कि ज़्यादातर बट आई थिंक आजकल अवेयरनेस बहुत है, मेल्स बहुत अमेजिंग कर रहे हैं, उन्होंने भी स्टार्ट कर दिया है, मतलब काफ़ी मेल फिजियोथेरेपिस्ट भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन हाँ, आप जो बोल रहे हो, अपने पति की बात कर रहे हो, मुझे पता है इनडायरेक्टली। हाँ मतलब ठीक है, और भी बहुत है, बट हाँ ये है कि यस। हाँ ठीक है, तो अब जैसे आपने बताया कि आपने बहुत तरीके के फिजियोथेरेपिस्ट देखे, तो यार मेजर एक नॉर्मल फिजियोथेरेपिस्ट, एक स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट और एक वुमेन हेल्थ फिजियोथेरेपिस्ट में मेजर डिफरेंस कहाँ आता है और कैसे ये डिफरेंस आता है? तो जैसे मैं स्पोर्ट्स में भी रही हूँ,
जब मैं कनाडा से आई तो मेरा थोड़ा विजन इंडिया में ब्लर था. वहाँ आई वॉज सो क्लियर कि मुझे क्या करना है, अपना लाइसेंस एग्ज़ाम देना है एंड डायरेक्ट मुझे उतर जाना है फील्ड में. यहाँ आई तो मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूँ. तो ऑब्वियसली मेरे पति की बात कर रही हूँ, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट. तो उन्होंने मैं थोड़ा गाइडेंस की वजह से मैं स्पोर्ट्स में उतरी पहले. तो मैंने देखा कि जो एथलीट्स हैं उनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आता है. मतलब एक अलग लेवल की फीलिंग आती है, इतना अच्छी किक मिलती है जब मुझे ऐसा दिखा कि यार तुरंत इंजरी हो गई, मुझे भागना पड़ा ऑन कोर्ट, कुछ भी समझ नहीं आ रहा. मैंने कहा यार क्या करूं. गई अपना, मैंने उसको फटाफट असेस किया, 2-3 मिनट मिले मुझे, असेस किया, देखा शी वॉज ऑल राइट. मैंने कहा ये करो वो करो, एंड देन आई केम आउट एंड शी वॉज प्लेइंग अमेजिंग. तो अगर आप एक स्पोर्ट्स फिजियो हो तो वहाँ पे आपको ये है कि आपको तुरंत मूवमेंट पैटर्न्स पे काम करना है. आपको देखना है कि यार आपको उस प्लेयर को स्पोर्ट्स रेडी करना है, इंजरी पे काम करना है. और अगर जो आपने बताया कि मैच के बीच में इंजरी हो गई, हाँ, तो एक पैनिक मोमेंट भी होता है ना कि भाई अगर मैंने एक डिसीजन इस टाइम गलत ले लिया और हो सकता है कि इसे फील्ड से बाहर आ जाना चाहिए था, बट आई गेव हर समथिंग, इट वर्कड. तो वो दोनों ईस्ट और वेस्ट हैं. थिंग्स कैन गो बिल्कुल ही रॉन्ग और इट कैन डू वंडर्स एट द फील्ड, राइट? तो मैंने एक्चुअली क्या है कि जब मैं देखने लगी ना, मैं जब स्पोर्ट्स में घुसी तो मैंने ना वो आप जो पैनिक मोड कह रहे हो इनिशियली होता है मेरे दिमाग में आया, बट मैंने अपना पैनिक मोड के अलावा मैंने शिफ्ट किया एक एथलीट पॉइंट ऑफ व्यू से. यार एथलीट जो इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है वो गिर गई या उसको इंजरी हो गई, अब उसको है कि यार उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं क्या वो क्या सोच रही है, मैं क्या करूं, क्या मैं खेल पाऊंगी वापस, क्या मैं कुछ कर पाऊंगी. वो बहुत मुश्किल टास्क है कि आप मतलब किसी और के जूतों में अपना पैर डालना, और वो भी एकदम से. वो भी बहुत अमेजिंग एक फील्ड है. ऑब्वियसली स्पोर्ट्स भी अमेजिंग फील्ड है, बट ट्रैवल भी बहुत करना पड़ता है, बहुत मज़ा आता है. अभी भी स्टिल इंडियन वॉलीबॉल जो फीमेल टीम है उनके साथ मैं कावा के लिए गई थी नेपाल में, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. लेकिन मैं जब मैं वापस आई तो मुझे लगा मुझे कुछ एक्स्ट्रा भी करना है, कुछ अलग भी करना है. मैं यहाँ पे देख रही हूँ थेरेपिस्ट जो स्पोर्ट्स के जो प्लेयर्स आते हैं वो आते हैं, लेकिन इसके अलावा मैं और क्या कर सकती हूँ फीमेल्स के लिए. तो फिर मेरा माइंड क्लिक किया जहाँ पे मुझे लगा विमेन एक ऐसा कि मतलब एक ऐसी जर्नी है एक विमेन की. आप देख लो एक विमेन की बॉडी हर 7 से 10 साल में बदलती है. आप प्यूबर्टी ले लो, देन पीरियड्स ले लो, देन प्रेगनेंसी ले लो, देन पोस्टपार्टम ले लो, देन मेनोपॉज ले लो. आप देखो हर टाइम में बॉडी बदल रही है और वो मेजर चेंजेस हैं. या मतलब ऐसा छोटा मोटा तो है नहीं कि कपड़े उतार के टॉप्स का ट्रेंड है ना? साड़ी आ गई तो ये हिला देती है शरीर को अंदर से. तो मैं देखती हूँ फीमेल्स कितनी स्ट्रांग है यार, विमेन कितनी एक स्ट्रांग कॉम है ये कह लो. बिल्कुल. तो आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट एक फीमेल की लाइफ में कौन सा होता है जहाँ फिजियोथेरेपी बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है उसकी लाइफ में? आई थिंक जैसे मैंने अभी बात करी ये सारे फेजेस हैं वुमेन के, और सारे ही फेजेस में इतने ज़्यादा टर्मोइल हो रहा है बॉडी में, इतने चेंजेस आ रहे हैं. तो ये सारे ही जो फेजेस हैं इस सब में फिजियोथेरेपी बहुत ज़रूरी है. जैसे हम डॉक्टर का भी तो फॉलोअप लेते हैं, हम जाते हैं कुछ टाइम में. हम अगर प्यूबर्टी में है अगर कोई फीमेल तो मदर बोलेगी चल आज देख कर आते हैं, तेरे चेकअप करके आते हैं, सब कुछ सही चल रहा है ना. तो मुझे लगता है कि हर फेज़ में एक फिजियोथेरेपिस्ट का फॉलो अप लेना भी बहुत ज़रूरी है. सो लेट्स ब्रेक इट डाउन. जैसे सबसे पहले आपने प्यूबर्टी बोला, ठीक है, तो एंड लेट्स नॉट टॉक अबाउट ओनली फिजियोथेरेपी, मतलब लेट्स टॉक ब्रॉड ओवरऑल हेल्थ एंड वेलनेस की अगर बात करें. कौन सी मेजर मिस्टेक्स है जो प्यूबर्टी के टाइम मोस्टली फीमेल्स करती हैं, मतलब अनरियलाइज्ड, उन्हें पता भी नहीं कि वो कर रही हैं, विच कैन अफेक्ट दैट फेज? प्यूबर्टी के टाइम कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जैसे ब्रेस्ट एनलार्जमेंट तब से स्टार्ट होता है, तो पेन होता है, तो वो समझ नहीं पाती. एक्चुअली हर एक फेज़ ऐसा है कि अगर कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो मैंने देखा है कि अवेयरनेस इतनी कम है कि हम तुरंत गूगल निकाल लिया, यूट्यूब निकाल लिया, तो वहाँ पे सब है, गूगल सब आपको बताता है. आप ये बोल मुझे ये हो रहा है, गूगल ने आपको बता दिया, पर अब क्या. तो लेकिन आपको नहीं लगता कि जैसे गूगल यूट्यूब हम खोल लेते हैं, कई केसेस में वो बहुत फ़ायदा भी दे सकता है, लेकिन यार इज दैट एज एडवाइस अप्लाई स्पेसिफिकली टू यू? तो आपको लगता है कि आपका क्या टेक है इस पे कि गूगल, यूट्यूब और सोशल मीडिया से इंफॉर्मेशन लेना ऐसे टाइम पे बेटर है, या फिर किसी
प्रोफेशनल से पर्सनली जाके या फिर ऑनलाइन कुछ भी कंसल्ट करना बेटर है? तो आपका क्या टेक है इस पर? पहली बात तो अगर आप गूगल कर रहे हो तो मुझे लगता है वो गलत नहीं है, बिकॉज आप अवेयर हो रहे हो, कुछ चल रहा है आपकी बॉडी में, कुछ चेंजेस हैं, कुछ आपको फील हो रहा है, तो आप गूगल कर रहे हो, आप पूछ रहे हो कि यार मेरे को क्या दिक्कत है। लेकिन हर इंसान की बॉडी अलग है, तो आपको गूगल कंप्लीटली, आपको बहुत जनरल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी गूगल पे, यूट्यूब पे, बट जैसे रिहैब एक चीज़ है, वो जैसे होती है ना एक्सरसाइज, इट्स नॉट वन साइज फिट्स ऑल वाली बात है। एवरी बॉडी इज़ डिफरेंट, तो हर एक के लिए अलग चीज़, अलग प्रोटोकॉल बना है हर इंसान के लिए, हर बॉडी के लिए, क्योंकि हीलिंग प्रोसेस अलग है, स्लो हीलिंग है, ज़्यादा मतलब फास्ट हीलिंग है, प्रोग्रेशन है, रिग्रेशन है, क्या करना है, चेंजेस हैं। तो वो ऑब्वियसली इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप, ठीक है आप ले लेते हो अवेयरनेस, हम पहली चीज़ करते हैं, मैं ये डिनाई नहीं करूँगी कि आप गूगल मत करो यार। आप पहली चीज़ आप यही उठाओगे, फ़ोन उठा लोगे और तुरंत देखोगे कि यार ये हो रहा है, तो मुझे क्या सिम्टम्स है, तो क्या मुझे ये हो सकता है। बट हाँ, आपको एक प्रोफेशनल गाइडेंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या लगती है कि गूगल यूट्यूब पे ना आपको, मान लो आप एक स्पेसिफिक रीज़न के साथ जा रहे हो, उस रीज़न के ना आपको 5 अलग जवाब मिल जाएंगे। तो एक इंसान को डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि यार उसके लिए 5 में से कौन सा जवाब है। नहीं, आजकल तो ये होता है कि अगर एक ह्यूमन बिहेवियर देखा जाए ना, ह्यूमन नेचर देखा जाए, तो अगर हम गूगल करते हैं ना, तो अगर वो 5 चीज़ें आ रही है ना कि ये है तो ये है, ये है तो ये है, तो हमें लगता है कि हमें 5 चीज़ें हैं। अच्छा, मुझे तो ये भी होता है, मुझे तो ये भी होता है, मुझे तो ऐसा भी होता है, मुझे तो वैसा भी होता है। जैसे खांसी को टीबी, और मतलब मुझे खांसी हो रही है, मैं बहुत ड्राई कफ हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे बैक में भी दर्द हो रहा है, तो मुझे तो टीबी है। तो और इवेंचुअली कैंसर। हाँ, मतलब क्या पता कुछ भी ना हो। यस। तो आप इसलिए प्रोफेशनल गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक सबसे बड़ा सवाल हर प्यूबर्टी के बाद, अब जैसे प्रेगनेंसी की बात कर लें हम, ठीक है, तो एक सबसे बड़ा सवाल हर किसी के मन में यही है, क्या प्रेगनेंसी के टाइम एक्सरसाइज करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। प्रेगनेंसी के टाइम एक्सरसाइज आपको बेनिफिट ही करेगी। तो ये बहुत बड़ा मिथ है कि प्रेगनेंसी के टाइम आप बेड रेस्ट कर चले जाओ। पहले के ज़माने में आपके मतलब बुजुर्ग कहते थे नहीं भाई, अब तुम है, अब तुम ऐसा कुछ है, तो क्लियर भी नहीं बोलते ऐसा है नहीं, अब तुम आराम करो, बिस्तर मत छोड़ो अपना, आराम करो अपना। लेकिन ये बहुत बड़ा मिथ है। प्रेगनेंसी के टाइम एक्सरसाइज आपको भी और आपके बेबी को, दोनों को ही हेल्प करेगी। मतलब कई कंडीशंस होती हैं, डेफिनेटली मेडिकल कंडीशंस होती हैं जहाँ डॉक्टर ही प्रेस्क्राइब कर दे कि आपको बेड रेस्ट चाहिए तो चाहिए। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में स्टार्टिंग विद फ्रॉम फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जब आपको पता लग गया है कि सब सॉर्टेड है, आई एम प्रेग्नेंट एंड एवरीथिंग इज़ ओके, तो वहाँ से एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, कौन सी बेसिक एक्सरसाइजेज, अगर इन ब्रॉड टर्म्स, इफ़ एवरीथिंग इज गोइंग राइट, आप रिकमेंड करोगे कि हर प्रेग्नेंट लेडी को, कि कम से कम कुछ नहीं कर रहे तो भाई कम से कम ये तो ज़रूर कर लो? तो अब जैसे प्रेगनेंसी में भी ना ट्राइमेस्टर्स होते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, 3 मंथ्स में ऐसे डिवाइडेड होते हैं। तो जैसे जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, इसमें मोस्टली हमें रिलैक्सेशन की ज़रूरत होती है एक फीमेल बॉडी को। उसका रीज़न ये है कि मेजर हार्मोनल चेंजेस होते हैं वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होते हैं। तो जब बॉडी अचानक से इतना चेंजेस ला रही है, तो आप अगर उसमें लग जाओ, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे एक्सरसाइज करनी है, करना है, तो इसलिए जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसमें आप बहुत स्लो हम चलते हैं। तो मेडिटेशन साइड, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत हेल्पफुल होती हैं। थोड़ा जो चाइल्ड्स पोज हो गया वो बहुत इफ़ेक्टिव होता है। हल्का सा वॉल सिट कर सकते हैं स्क्वाट के रूप में। तो वो स्लो एक्सरसाइजेज विद प्रॉपर हाइड्रेशन और ये सब चीज़ें, तो बहुत स्लो जाना होता है हमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। जस्ट गो स्लो, वेरी स्लो, इन्जॉय, जस्ट फील कि यार अब चेंजेस हो रहे हैं। एंड प्रेगनेंसी एक बहुत ब्यूटीफुल फेस होता है, बट हमें ये भी नहीं भूलना है कि उसके साथ बहुत कुछ, मतलब इतना टर्मोइल और इतना एक तरीके से चेंजेस होते हैं अपनी बॉडी में। इट टेक्स अ लॉट फ्रॉम योर बॉडी। या एग्जैक्टली। तो इसीलिए हमें स्लो चलना है। सेकेंड ट्राइमेस्टर इज़ गुड, वहाँ आप स्टार्ट कर सकते हो, अच्छा स्क्वाट स्टार्ट कर सकते हो, वहाँ पे आप अपने बेसिक स्ट्रेचेस अच्छे से वो स्टार्ट कर सकते हो आप, और अपने वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर सकते हो। तो वो वहाँ से वहाँ तक होता है। साइड प्लैंक कर सकते हो आप, और पर गाइडेड।
गाइडेड, हर चीज़ गाइडेड हो तो वो ज़्यादा मतलब बेटर होता है. और मतलब मैं तो यही कहूँगा कि जैसे ही कपल्स प्रेगनेंसी प्लान करने लग जाते हैं या फिर ओके दे बिकम सक्सेसफुल कि उन्हें पता लगता है कि वाइफ इज़ प्रेग्नेंट, दे स्टार्ट प्लानिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है. बट मैंने ये देखा है कि वो चलो खाने पे ध्यान दे लिया बट वो एक्सरसाइज पे इन्वेस्ट बहुत कम करते हैं, है ना. उसका रीज़न एक ये भी है कि अगर फीमेल अवेयर है ना कि यार मुझे एक्सरसाइज करनी है, तो हर इंसान को अपनी लाइफ में पुश भी चाहिए होता है. जैसे मैं जब से कनाडा से आई, मैंने अराउंड 16-17 प्रेग्नेंट वुमेन जब से मैंने अपना शिफ्ट किया पूरा, तो मैंने तब से देखे हैं एंड सारे नॉर्मल डिलीवरीज हैं. तो मतलब ऐसा कि मैंने जब स्टार्टिंग में देखा तो मुझे यही फील हुआ कि पुश लैक है. मुझे फ़ोन करना, मैं फ़ोन करती थी कि अच्छा आप आज अपने कितने बजे आएंगे, क्या है पूरा आपका स्केड्यूल क्या है. तो मैंने नोटिस किया कि मुझे इन्वॉल्व करना पड़ेगा हस्बैंड्स को. ओके. तो मैंने बहुत फ़न चीज़ें सोचा कि हम फ़न वे में हस्बैंड को एक जैसे कपल थेरेपी के लिए जाते हैं, यस, ये भी कपल थेरेपी है. हम आज सोशल मीडिया पे तो बहुत अच्छा लगता है सुनने में कि वी आर प्रेग्नेंट, बट वो रियलिटी में इफ बोथ ऑफ देम आर नॉट गोइंग थ्रू इट टुगेदर. बट जब मैंने देखा जब हस्बैंड्स जब इन्वॉल्व हो जाते हैं उनको भी मज़ा आता है. तो उनके लिए भी एक बहुत ऐसा फेज़ है कि यार हम भी देख रहे हैं ये सब चीज़ें, बहुत नया चेंजेस आएंगे ये वो. तो इसीलिए बहुत ज़रूरी कपल पोजेज हो गए, वो सब चीज़ें हम करवाते हैं कि थोड़ा फ़न भी हो जाए और एक फीमेल को पुश भी मिल जाए करने के लिए. गॉट इट. सो मतलब बेसिकली प्रेगनेंसी के दौरान अगर हस्बैंड्स भी इन्वॉल्व होने लग जाएं एक्सरसाइज में एंड इन्वेस्ट करने लग जाएं, थिंग्स विल गेट टाइम ही इन्वेस्ट करना है. यस, टाइम इन्वेस्ट करना है. और यार मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे क्या आती है लोगों को, जो मैं देखता हूँ, दे डोंट सी दिस एज एन इन्वेस्टमेंट व्हेन दे स्पेंड मनी ऑन इट. वो सोचते हैं हम खर्चा कर रहे हैं. अरे भाई खर्चा नहीं है, मतलब इलनेस थोड़ी है. हाँ, ये इलनेस नहीं है. प्रेगनेंसी कोई इलनेस थोड़ी है कि यार जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास, फिर अब ये भी बात करनी पड़ेगी, इतना कुछ होगा, एक्सरसाइज भी बताएंगे, वो ये सब. इट्स नॉट एन इलनेस. आप एंजॉय करो ना ये फेज. यस. और एक और चीज़, प्रेगनेंसी के टाइम बैक पेन कॉमन है. या क्या रीजंस होते हैं कि मतलब जो भी सी वी ट्रेन over 10,000 people and I've talked to a lot of women. हर किसी का एक ही होता है कि यार मेरी डिलीवरी के बाद ना मेरा बैक पेन स्टार्ट हो गया, वो अभी तक ठीक ही नहीं हो पाया. तो क्या रीजंस होते हैं कि बैक पेन शुरू हो जाता है प्रेगनेंसी के बाद? प्रेगनेंसी के बाद भी और प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में भी या बैक पेन बहुत कॉमन है. बट मैं हर एक को कहती हूँ कि कॉमन है पर नॉर्मल नहीं है. नॉर्मल नहीं. आप इसको नॉर्मलाइज मत करो. यार प्रेग्नेंट हूँ तो पेन तो होगा ना. अरे क्यों होगा यार, हम किस लिए हैं, एक्सरसाइज क्यों है. तो ये इसीलिए होता है जैसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब बेबी बम बढ़ता है तो आपका बॉडी का अलाइनमेंट चेंज होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आगे को शिफ्ट हो जाती है. जो आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी आगे को शिफ्ट हो गई तो आपके लोड सारा बैक पे चला गया, तो बैक पेन होगा, मसल्स वीक हैं, तो इसीलिए आपको बैक पेन होगा. मैं तो ये कहती हूँ कि प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले से ही आपको अपनी बॉडी को तैयार करना है, लग जाना चाहिए. It's kind of prehab. मैं ये कहती हूँ कि आप पहले से ही स्टार्ट करो. आपको पता है कि आपका जो एब्डोमेन एरिया है ये कितना स्ट्रेस में जाने वाला है, इसको ऐसा ट्रेन कर दो कि पता ही ना चले यार, इंजॉय करो आप. तो इसीलिए बैक पेन ये तो हो गया कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बैक पेन क्यों होता है. आफ्टर प्रेगनेंसी बैक पेन और बहुत सारे पेन्स क्यों निकल के आ जाते हैं अचानक से. अरे मुझे तो पहले था ही नहीं, अब मेरा तो रिस्ट भी दुखती है, मेरी तो फीट भी दुखती है, मेरे तो नी भी दुखते हैं. प्रेगनेंसी के बाद, बेबी के बाद ऐसा हो गया. लेकिन वो उसका रीज़न है. उसका रीज़न अगर मेडिकली बात की जाए तो ये है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे एक हार्मोन होता है, रिलैक्सिन हार्मोन जिसे कहते हैं, वो रिलीज़ होता है आपकी बॉडी में. उसका काम क्या होता है कि आपके जो पेल्विक एरिया की जो लिगामेंट्स है उसको थोड़ा लूजन अप करता है. पेल्विक जो जॉइंट है उसको लूजन अप करता है. क्यों? क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी हो सके और आपका पेल्विक एरिया खुल सके. तो वो हार्मोन तो अपना काम कर रहा है, वो रिलीज़ होगा प्रेगनेंसी के टाइम. जैसे डिलीवरी हो गई तो जब बैक टू नॉर्मल आने का टाइम होता है ना, तो हार्मोन कहता है टाटा बाय बाय, मैं जा रहा हूँ, मेरा काम हो गया है. पर वो काम कर गया आपकी बॉडी में. आपके लिगामेंट्स लूज हैं, आपके जॉइंट्स लैक्स हैं, तो पेन आएगा. ये समझना ज़रूरी है. ओके, सो दैट इज़ द रूट कॉज बिहाइंड. ठीक है. तो अब प्रेगनेंसी के टाइम
बैक पेन इज कॉमन बट इट इज नॉट Normal. नॉर्मल. जैसा कि आपने बताया कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा आगे हो जाता हाँ, है shift तो हो बैक जाता पे लोड आने लग जाता है. तो कौन से ऐसे कुछ मसल्स हैं, 4 या 5 मसल्स, जिस पे आप रेकमेंड करोगे कि इनको स्ट्रेंथन करो ताकि लोड आपकी बैक पे कम आए? तो एब्डोमेन में जितने अपने मसल्स होते हैं, जैसे अगर हम पूरे कोर की बात करें अच्छे से, तो जिसमें आ जाते हैं आपके ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल्स आ गए, आपके ओब्लिक्स आ गए, आपके मल्टीफिडस आ गया, आपके पेल्विक फ्लोर मसल आ गया, और सबसे इम्पॉर्टेंट आपका डायफ्रम आ गया. डायफ्रम एक ऐसा मसल है जो आपकी ब्रीदिंग में हेल्प करता है, या फिर ब्रीदिंग में कह लो मूव करता है. तो हमें ये पूरा एरिया पीछे से लेके आगे तक हमें इसको पूरे को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है. यस, जैसे जैसे बेबी ग्रो हो रहा है, बम्प बड़ा हो रहा है, तो क्या होता है कि डायफ्रम है यहाँ पर है, वो डायफ्रम ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. लंग्स को भी तो स्पेस कम मिल गई ना ब्रीदिंग के लिए, इसलिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी इतनी ज़रूरी होती है. लेकिन जब भी कोर की बात होती है तो इंडस्ट्री में आपको पता ही है, कोर के नाम पे सिर्फ प्लैंक और क्रंचेस. हाँ. दिमाग में यही 2 चीज़ें आती हैं. तो ये स्ट्रिक्ट नो बोलूँगी मैं. क्रंचेस तो बिल्कुल भी नहीं. इसीलिए कहते हैं कि हम जो बात कर रहे थे यूट्यूब और कि अब मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे पता है मुझे कोर्स अपनी स्ट्रेंथ करनी है. यूट्यूब गूगल पे डाला कोर स्ट्रेंथनिंग, फर्स्ट प्लैंक, सेकंड क्रंचेस, थर्ड सिटअप्स. ये सब कॉन्ट्राइंडिकेटेड है. मतलब क्रंचेस और सिटअप्स तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, इसीलिए गाइडेंस की ज़रूरत होती है वहाँ पे. तो प्लैंक्स भी ठीक है कर सकते हैं, बट आफ्टर प्रेगनेंसी जब हम कोर को, जब प्रेगनेंसी हो गई है, जब डिलीवरी हो गई है, उसके बाद जब हम पोस्ट नेटल की बात करें तब प्लैंक्स रिकमेंड नहीं करते, हम रिकमेंड नहीं करते. उसका रीज़न ये होता है कि आपकी बॉडी में क्या अब चेंजेस हुए हैं, पहले हम वो देखना चाहेंगे. बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं आपकी बॉडी में. ये जो आप एब मसल्स कहते हो ना कि मेरे अब एब मसल्स मैं ट्रेन करूँगी या तो पेट अंदर चला जाएगा मेरा, आपको नहीं पता कि आप प्लान करने से इसको कितना प्रॉब्लम में डाल रहे हो. आपको ये कभी अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रेगनेंसी में क्या होता है कि एक कंडीशन हो जाती है जिसको कहते हैं डायस्टेसिस रेक्टाई. तो ये बहुत कॉमन है, ये भी कॉमन है. मतलब अगर प्रेग्नेंट वुमेन है तो 80 to 90% चांसेस हैं कि उस प्रेग्नेंट वुमेन को डायस्टेसिस रेक्टाई हो सकता है. अब डायस्टेसिस रेक्टाई क्या होता है, जो हमारी ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल होती है, जिसको हम एब मसल्स बोलते हैं, ऐसे होती है. तो जब बेबी बड़ा होता है, जब बम्प बड़ा होता है, तो वो मसल ऐसे हो जाती है, गैप हो जाता है बीच में उसके. तो जब गैप हो जाता है, जब बेबी हो गया या बेबी, तो उसके बाद क्या होता है, एक मतलब कहते हैं ना पेट लटक गया. अब वो समझ नहीं आ रहा क्या है यार, वो मसल भी नहीं है, वो फैट भी नहीं है. जो पेट लटक गया ना, फैट भी नहीं है, तो वो क्यों लटक गया. आप अच्छा प्लान कर रहे हो, क्रंचेस कर रहे हो, कुछ नहीं हो रहा. इसलिए नहीं हो रहा कि आप ये नहीं समझ पा रहे कि आपकी मसल ऐसी है, अब मसल इसको पहले हमें ऐसे करना है, नॉर्मल लाना है. तो वो जो मॉम पाउच जिसे कहते हैं ना, तो वो मॉम पाउच इसीलिए निकल के आता है क्योंकि हमें अवेयरनेस ही नहीं होती है. टू बी ऑनेस्ट मेरे को भी आज तक ये नहीं पता था. मैं भी यही सोचता था कि चलो एक्स्ट्रा फैट जमा हो गया होना, और जितना मैंने सुना है हर कोई यही बोलता था कि यार मेरे फैट आ गया है जो जा नहीं रहा है. प्रेगनेंसी के चेंजेस को इसलिए मोस्टली लोग कहते हैं नॉर्मल है यार, ये तो होगा, ये भी होगा, पेन भी आएगा, पेट भी बढ़ेगा, और स्कार्स, मतलब वो बहुत कुछ होगा कि मतलब आपके स्ट्रेच मार्क्स भी बनेंगे, आपका पेट भी ऐसे ढीला सा हो जाएगा. तो जो आपने एक लॉजिक दिया ना, एक कि इट इज़ कॉमन बट डोंट मेक इट नॉर्मल, ठीक है. तो ये ना बहुत क्रेजी चीज़ है. मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा आपको. सो अभी हम गए थे एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक पे, ठीक है. तो ट्रेल पे देयर वर अ लॉट ऑफ इंडियंस, बहुत सारे इंडियंस थे. तो हम वी वर एट लोबुशे है 5000 मीटर अबव सी लेवल पे. तो हमें वहाँ रात गुजारनी थी, ठीक है. तो अब थोड़ा सा इंटरनेट पे फेमस हुई तो लोग हर जगह मिल जाते हैं. हम वहाँ बहुत ठंड में थे. वहाँ एक ग्रुप बैठा था, 4 to 5 लेडीज़, इंडियन लेडीज़, यूएस से आई थी वो. दे डोंट लिव इन इंडिया, वो वहीं वेल सेटल्ड हैं. सो दे केम टू मी कि बैड न्यूज़ गुरु हम आपको फॉलो करते हैं, ये वो. उनके बीच में एक 55-year-old लेडी थी, वो मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रही थी. तो बाकियों ने उनके बारे में बोलना स्टार्ट कर दिया कि शी इज़ नॉट अ नॉर्मल 55-year-old लेडी, शी रन्स मैराथॉन्स, फिटनेस करती है, ये करती है, वो करती है. वो चारों बोलने लग गए. मैंने उसी टाइम ना, रादर देन अप्रिशिएटिंग दिस लेडी, मैंने उन्हें टोका. नॉर्मल, मैंने कहा दिस इज नॉर्मल, ठीक है.
आपको इसे नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। आपने इन्हें एलियन बना रखा है कि भाई ये तो कुछ ऐसा कर रही है कि जो कोई और नहीं करता। नहीं, यू ऑल शुड बी डूइंग दिस, यू गाइज आर नॉट नॉर्मल। एब्सोल्युटली। तो वो लेडी सब कुछ कर रही है जो एक्चुअल में एक लेडी को करना चाहिए। तो हमारी प्रॉब्लम ना बहुत हो गई है ये कि हर चीज़ को जो फिट इंसान दिखता है, जो खुद पे काम कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, खाने पे ध्यान दे रहा है, हम उसे एलियन की तरह देखते हैं। अरे वो नॉर्मल है, तुम खुद को एलियन, आप अब नॉर्मल हो है ना। तो ये लॉजिक मुझे मतलब मैं आई एम अ बिग सपोर्टर ऑफ दिस लॉजिक। तो जो एक नॉर्मल डिलीवरी होती है, ठीक है, और एक सी सेक्शन डिलीवरी होती है, व्हेन इट कम्स टू फिजिकल रिकवरी, क्या दोनों में सेम होती है, कुछ डिफरेंस होता है इनमें? नहीं, दोनों में डिफरेंस होता है। उसका रीज़न ये है कि एक नॉर्मल डिलीवरी जो हो रही है, जो वजाइनल बर्थ हो रहा है, वो आपके वजाइना से हो रहा है। उसमें क्या है कि आपके जो जितने पेल्विक मसल्स हैं, पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच में आ रहे हैं, कभी कभी टीयर भी हो सकते हैं, वो स्ट्रेच हो रहे हैं, बेबी आउट आ रहा है। तो उसमें क्या है कि उसकी जो रिहैब होएगा, उसका वो रिहैब अलग चलेगा। मतलब डेफिनेटली पूरा कोर भी फोकस होगा, लेकिन पेल्विक एरिया हम बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे उसको बैक टू नॉर्मल लाने में। जो एक सी सेक्शन की डिलीवरी है, वो आप ये देखो कि एक सर्जरी है। नी में, जैसे नी में सर्जरी हुई है, ज़रूरी है फिजियोथेरेपी। तो सी सेक्शन की भी जो आपकी अब सी सेक्शन में क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ, ये नहीं कि पेट काटा और बच्चा आ गया। पेट नहीं कटता, ऐसे 7 लेयर्स हैं हमारे यहाँ पे, 7 लेयर्स डीप जाना पड़ता है बेबी को बाहर लाने के लिए। मतलब आपका स्किन हो गया, आपकी फेशिया हो गया, आपका फैट हो गया, आपके यूट्रस हो गया, आपके पेरिटोनियम जो आपके एब्डोमिनल कैविटी की लाइनिंग है वो हो गई, एमनियोटिक फ्लूइड हो गया, सब हटेगा, फिर बेबी बाहर आएगा। तो आप सोचो कि इतना डीप जाना पड़ेगा उसके लिए हमें। तो उसकी पूरी कितना आपका एब्डोमेन कितना ज़्यादा सफ़र कर रहा है, उसमें कितना ट्रॉमा मिल रहा है आपके एब्डोमेन को, आपके इस एरिया को। तो इसीलिए इसकी पूरी रिहैब इसका अलग होता है। दोनों में रिहैब में बहुत फ़र्क होता है। बहुत फ़र्क होता है। बट क्या ये हमारे हाथ में होता है, डॉक्टर्स के हाथ में होता है? क्या फैक्टर्स होते हैं जो ये डिक्टेट करते हैं कि भाई नॉर्मल डिलीवरी होगी या फिर सी सेक्शन डिलीवरी होगी? सबसे पहले तो हर कोई ये चाहता है कि नॉर्मल हो, मतलब कि नॉर्मल ही हो तो वो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज रिकवरी जल्दी होती है। सी सेक्शन में काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे सपोज ब्रीच बेबी है। ब्रीच बेबी का मतलब होता है कि एक जैसे बेबी का हेड नीचे होता है, यूजुअली बेबी का हेड नीचे है, लेकिन अगर वो ब्रीच बेबी है तो बेबी का हेड ऊपर होगा। जो कहते हैं कि पुट्ठा पैदा हुआ है तो इसीलिए अगर वैसा कुछ है तो वो तब सजेस्ट करते हैं। अगर आपका सपोज़ इतना ओपन नहीं हो अगर ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी एकदम से वाटर ब्रेक हो गया और आपको ऐसा लग रहा है कि अगर लेबर इंड्यूस नहीं हुआ है, देन सी सेक्शन करना पड़ जाता है। और भी बहुत सारे केसेस हैं कि सी सेक्शन करना पड़ सकता है। तो वो तो जो जितने गायनीज होते हैं वो ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, उनको ज़्यादा पता होता है, वो डिसीजन उनका होता है कि डिसीजन होता है। लेकिन दोनों में निकल तो बच्चा बाहर रहा है, क्या बच्चे की हेल्थ पे कोई फ़र्क पड़ता है सी सेक्शन और नॉर्मल डिलीवरी में? नहीं। ओके। उसमें भी बच्चा आ रहा है, उसमें भी मतलब एक जो इन्वायरमेंट बच्चे को मिल रहा है सी सेक्शन में और वजाइनल बर्थ में, तो वो इन्वायरमेंट सेम है, इन्वायरमेंट बच्चे सेम पे है। एज सच कोई तो और अगर बच्चा उल्टा पैदा हो रहा है फिर तो उल्टा पैदा हो रहा है, नहीं मतलब अच्छा, ये सारी चीजें मिथ्स हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि उल्टा पैदा हुआ है बच्चा तो। पर हाँ, कुछ मेडिकल चीज़ें होती हैं, लेट क्राइंग है, कुछ डेवलपमेंटल डिले, पता चल गया कि एकदम से लेट क्राइंग की वजह से बहुत डेवलपमेंटल डिले होता है, तो ये चीज़ें बच्चे पे मतलब ये ज़्यादा इफेक्ट करती हैं ज़्यादा। ठीक है, तो चलो जब बच्चा हो जाता है उसके बाद कौन से मेजर स्टेप्स होते हैं जो एक फीमेल को लेने चाहिए कि भाई नो, देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ थिंकिंग अबाउट इट, ये तो आपको करना ही चाहिए? सबसे पहला स्टेप है जो आप ले सकते हो, वो है बॉडी अवेयरनेस। मतलब बहुत अंडररेटेड है, नहीं करते हैं, नहीं फीमेल्स नहीं ध्यान देती हैं। फीमेल्स क्या, फैमिली भी ध्यान नहीं देती है, फीमेल्स भी ध्यान नहीं देती है। बेबी हो गया, डन, 9 months डन, हर किसी का ध्यान बच्चे पे, हर किसी का ध्यान, इनफैक्ट मदर का ध्यान भी 100% बेबी पे शिफ्ट हो जाता है। तो सबसे पहले है कि आप अपनी बॉडी अवेयरनेस लाओ कि अब बेबी इज़ आउट, योर बॉडी इज़ नाउ चेंजिंग अगेन। मतलब हार्मोन्स चले जा रहे हैं,
जो हार्मोन्स ज़्यादा ऊपर नीचे हुए थे वो अपने नॉर्मल बैक टू नॉर्मल आ रहे हैं. तो फिर बॉडी चेंजेस हो रहे हैं, फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं, पोस्चरल चेंजेस हो रहे हैं, मतलब यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का लगा, लीकेज का प्रॉब्लम भी हो रही है आपको. तो ये सब साइंस होते हैं जो मतलब वही एग्जैक्टली हर लाइन में ये होना चाहिए कि नॉर्मल मत समझो इन सब चीज़ों को. तो मदर को सबसे पहले ये अवेयरनेस होना चाहिए कि अवेयरनेस अपनी बॉडी को लेके सबसे पहले अवेयरनेस होनी चाहिए कि नाउ माई बॉडी हैज़ चेंज एंड नाउ अगेन आई नीड गाइडेंस फॉर दैट. तो यार मैं ना, ये बड़ी सेंसिटिव बात भी हो सकती है मतलब जो मैं बोल रहा हूँ, बट बहुत बड़ी बात है. और मेरे को मतलब पर्सनली मैं आपको बताता हूँ, जब कोई इंसान अपने बारे में सोचने लग जाए उसे सेल्फिश, नार्सिसिस्ट, ये तो ट्रेट ऑफ नार्सिसिज्म है कहा जाने लगता है. और स्पेशली व्हेन अ मदर इन इंडिया वो ऐसा कर दे तो उसके बारे में 100 बातें होने लग जाती हैं. यार मेरा ज़िंदगी जीने का फंडा और जो मैं लोगों को बताना चाहता हूँ ना, अपनी लाइफ के थ्रू, अपने कंटेंट के थ्रू, मैं यही बताना चाहता हूँ, पुट योर सेल्फ फर्स्ट. चाहे तुम्हारी बीवी हो, चाहे तुम्हारा बच्चा हो, माँ हो, बाप हो, बी सेल्फिश. इफ़ यू लव योर सेल्फ एंड इफ़ यू कैन मेक योर सेल्फ हैप्पी, तब शायद तुम दुनिया में किसी और को तो खुश कर पाओगे, रख पाओगे. लेकिन जब तुम्हारे अंदर खुशी नहीं है, तुम्हारे अंदर प्यार नहीं है, और तुम किसी और को खुश करने के पीछे और प्यार करके ये सोचते हो कि ये मुझे खुशी और प्यार देगा या फिर इससे मुझे खुशी और प्यार मिलेगी, देन आई थिंक जितना मेरी लाइफ की अंडरस्टैंडिंग है, यू फेल. ठीक है. तो स्पेशली जो माएँ हैं, इफ दिस इज नार्सिसिज्म, आई वॉन्ट यू टू बी अ नार्सिसिस्ट. लव योर सेल्फ, प्रायोरिटाइज योर सेल्फ. If you're happy, if you're healthy, maybe you can take care of your family and your child in a lot better way. बिल्कुल सही है ये. आप अपने you can only make yourself happy. You can only make yourself 100% satisfied. No one other, मतलब कोई नहीं कर सकता. Not even the child which is born, जो बाद में आप उसको कहानियाँ सुनाओगे वो भी नहीं करेगा. Not your spouse, not your in-laws, not your parents. आप अपने आप को खुश रख सकते हो. Do you think कि it is one of the major reason कि एक माँ खुद को बिल्कुल ही पीछे रख देती है आफ्टर डिलीवरी, की बहुत सारी माएँ डिप्रेशन में चली जाती हैं? आपको लगता है ये रीज़न है? मतलब ये भी मैंने सोचा था, ये जो इस फील्ड में आने से पहले जब मैं थी कनाडा में, तो मैंने देखा था मेरी कज़न, शी डिलीवर्ड अ बेबी. उसके बाद कंटिन्यूस कॉल्स आते थे बाई वीकली, आर यू फीलिंग ओके, अगर आप मेंटली ओके हो, आप फिज़िकली ओके हो. मतलब इतना सा पूछने से एक मॉम को कितना वो हो जाता है. एंड यू हैव पीपल टू टॉक टू वहाँ पे. तो वो कल्चर यहाँ नहीं है. यहाँ पे 100% शिफ्ट इज़ ऑन बेबी. नाउ बेबी इज़ बॉर्न, नाउ स्लीपलेस नाइट्स, नाउ ब्रेस्ट फीडिंग, नाउ बेबी का डाइपर्स, बेबी का सब कुछ. तो वो 100% ध्यान वहाँ चला जाता है. और ये मदर्स का भी चला जाता है. वो अपने बारे में सब भूल जाती हैं. पर यही अवेयरनेस करना, ऐसे आपने बोला सोशल मीडिया प्लेज अ मेजर रोल इन दैट. आप सोशल मीडिया पे, मैंने भी अब कोशिश इसलिए ट्राई कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं हम अवेयरनेस फैला पाएँ कि आपको अपनी बॉडी पे ध्यान देना कितना ज़्यादा ज़रूरी है आफ्टर, मतलब पोस्ट नेटल टाइम पे. और आपने बोला कि वो सिर्फ एक फ़ोन पे किसी का पूछ लेना हाउ आर यू फीलिंग, कि आपको चेहरे पे शायद डिफरेंस. आई डू दैट. मेरी जो मॉम्स रही हैं जिन्होंने बर्थ दिया है, तो मैं पूछती हूँ, मुझे बहुत अंदर से बहुत खुशी मिलती है. शायद मतलब उनको, मुझे नहीं पता कैसा फील होता होगा, डेफिनेटली एक अच्छा, मतलब एक होता है, एक इमोशनल कनेक्ट हो जाता है. तो ये बहुत एक अच्छा, और सही बता रही हूँ कि मॉम्स कह देती हैं कि हाँ नहीं थोड़ा हेक्टिक चल रहा है. मतलब वो हेक्टिक तो बहुत नॉर्मल वर्ड है, बट क्या चल रहा होगा उनके लाइफ में यार. एग्जैक्टली. सो डू यू थिंक अ गुड फ्रेंड plays a major role in this process? Good friend, yes, definitely. Good friend, even your family, even जैसे किसी से भी जब किसी से भी यार, कोई रैंडम बंदा. अब मैं वहाँ कनाडा में थी, मैंने देखा था एक गवर्नमेंट ऑफिशियल आपको फ़ोन करके आपकी हेल्थ पूछ रहे हैं, यू फीलिंग ओके, कोई आपको डिप्रेशन तो नहीं है, कोई आप कुछ एनजाइटी तो नहीं फील कर रहे हो. दैट पर्सन इज़ रैंडम, यू माइट नॉट इवन नो उस इंसान का नाम, बट वो जो एक पूछना ही, वो एक बहुत
मेजर रोल प्ले करता है। एक और आपको मस्त बात बताता हूँ। तो क्या होता है कि अब जैसे जैसे हम बात कर रहे हैं ना, तो मेरा दिमाग चलने लग रहा है कि लोग फीमेल्स को चुगलखोर, ये चुगली करती है, ठीक है, ये गॉसिप करती हैं, ये बिचिंग करती हैं, ये सारी चीज़ें बोलते हैं। अरे मे बी दे आर जस्ट एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स, है ना, दे आर लेटिंग इट आउट, कि वो जो उनके अंदर भरा हुआ है वो निकालने की कोशिश फीमेल्स कर रही ज्यादा हैं। इमोशनल होती हैं, Yes, फीमेल ज्यादा ओवरथिंकर होती हैं। I totally agree. ये होता है, और ये गॉड गिफ्ट नहीं कह सकते, बट ये ऊपर वाले की देन है। कुछ भी है, चाहे आप इसे कर्स कह लो, चाहे आप इसे सुपर पावर कह लो, सुपर पावर कह लो, कुछ भी कह सकते हो आप इसे, बट या आई डोंट थिंक दैट इट इज रॉन्ग इफ दे आर टॉकिंग, इफ दे आर एक्सप्रेसिंग, है ना। अच्छी बात है ये कि अगर आपके मन में कुछ है, फैमिली में बुरा चल रहा है और आप किसी और से बात कर रहे हो, आपको अच्छा फील हो रहा है तो करो, डोंट फील बैड अबाउट इट। मुझे यही तो मैं इसमें बोली, मुझे फीमेल्स का ये साइड बताना है कि यार आप जो देख रहे हो वो एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक पर्सनालिटी ट्रेट है, वो कैसा भी हो सकता है, आप में भी 100 कमियां होंगी, व्हाटएवर, दैट्स अ कैरेक्टरिस्टिक जो भी ट्रेट है। लेकिन आप ये देखो कि हाउ स्ट्रॉन्ग इज़ अ वुमेन, कितनी स्ट्रॉन्ग है। आप अपनी बॉडी को, मैं आपसे पूछती हूँ, आपकी बॉडी 10 साल में बार बार चेंज हो रही है, मेजर चेंज हो रही है अंदर से, मतलब अगर आप ऐसे हो, आप ऐसे हो रहे हो। मैं तो एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मतलब आई विल बी वेरी ओपन एंड ऑनेस्ट, आई कैन नॉट एक्सेप्ट इट। मतलब मैं तो दुनिया के किसी भी कोने तक लड़ जूंगा उस चीज़ के पीछे। और मैं बताता हूँ आपको, सबसे मुश्किल सिचुएशन लाइफ में मुझे क्या लगती है, व्हेन थिंग्स आर नॉट इन योर हैंड्स, व्हेन सम अदर पावर इज वर्किंग फॉर यू एंड आपको सिर्फ, मतलब आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। तो आई टोटली एग्री। मतलब आप लेडी के चिड़चिड़ाहटपन देख रहे हो, आप अग्रेशन देख रहे हो, पर आप ये नहीं देख रहे कि यार बॉडी में क्या हो रहा है, कुछ तो हो रहा होगा, इसीलिए ये चीज़ हो रही है। तो हाँ, ये बात तो है। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी मिस्टेक्स कौन सी हैं, मतलब जो आपको लगता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक फीमेल करती है और हमें वो अवॉइड करनी चाहिए? रेस्ट, आराम। मुझे अब अगर मैं नॉर्मल हाउस होल्ड की बात करूं, जिनको इतनी अवेयरनेस नहीं है, जो फीमेल्स ऐसे हाउस होल्ड में हैं जहाँ पे उन्होंने खूब काम करा है, कि मतलब चलो हमारी मम्मियाँ जो भी है, इन लॉज का डंडा है, काम करना है, सुबह उठना है, खाना बनाना है, बच्चे, पति, फैमिली, जो भी है, प्रेग्नेंट होते ही तो एक बहुत सबसे सही चीज़ है कि अब मैं प्रेग्नेंट हूँ, अब मैं रेस्ट करूँगी, अब मुझे कोई कुछ कह ही नहीं सकता, अब तो मैं बस, अब कोई दिक्कत नहीं है। ये गलत है। रेस्ट नहीं देना अपनी बॉडी को जब तक मेडिकली प्रिस्क्राइब्ड ना हो। आप अपना काम करो, मतलब मैं तो ये कहती हूँ कि आप अपने लेबर तक काम करो, लास्ट डे तक काम करो, कुछ नहीं होता। और आजकल आई थिंक कितने हमारे बॉलीवुड सेलेब्स हो गए हैं जो इस चीज़ को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। काम मतलब प्रेग्नेंट होते हैं, दे आर ऑन टेलीविजन, वो करते हैं। जैसे अब मैंने देखा था भारती सिंह का, तो मतलब वो शूट, उन्होंने अपना भी अपने बारे में बताया है बहुत, कि उन्होंने 100% शूट पे गई है अपने लेबर के एक दिन पहले तक। तो ये तो मिथ्स है, ये आप गलतियाँ कर रहे हो, ये आप अपनी बॉडी को रेस्ट मत दो। सो आई थिंक दैट्स दी थिंग जो एक वुमेन को देखनी चाहिए। अब जैसे सोशल मीडिया का बहुत इन्फ्लुएंस है आज हर किसी के दिमाग पे, जो सोशल मीडिया कमबैक्स आफ्टर डिलीवरी फीमेल्स देखती हैं, आपने तो रियल लाइफ बहुत रिकवरीज देखी हैं, दोनों में क्या वो सब सच है कि भाई इट इज़ जस्ट लाइक बिफोर एंड आफ्टर दैट क्विक? वहाँ बिफोर और आफ्टर तो कितना देखने में कितना मतलब अच्छा लगता है कि यार माय गॉड क्या थी वो, क्या हो गई। लेकिन बिफोर और आफ्टर का सीन ये है कि एक, अगर आप एक बहुत फिट इंसान थे, मतलब प्रॉपर टोन्ड इंसान थे, प्रेग्नेंट हुए हो आप, और कोई इंसान दोबारा से एकदम उसमें चला गया, मतलब ये एक्सेप्शंस होते हैं। मे बी बॉडी ऐसे रिएक्ट करते, अगर आपने पहले अपनी बॉडी पे अवेयरनेस दिखाई है तो आप चले गए। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में अब आप सोचो, एक यूट्रस है, वो 7 to 8 सेंटीमीटर बड़ा है, 5 सेंटीमीटर वाइड है, वो मतलब जब बेबी उसमें है तो वो खिंच सकता है आपका, मतलब 35 सेंटीमीटर, 30 to 35 सेंटीमीटर वो बड़ा हो रहा है। वो एक इतनी सी चीज़ है, वो कहाँ तक जा रही है, मतलब 10x वो वहाँ तक जा रही है।
तब आप ये सोचो, मतलब अगर उसका जैसे 40 ग्राम 30-40 ग्राम तक उसका अगर यूट्रस का एक वेट है नॉर्मल यूट्रस का, तो प्रेगनेंसी में वो 1 kg तक चला जाता है आराम से। यस। तो आप ये देखो कि आपकी डिलीवरी हुई, आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो एकदम मतलब आप बिल्कुल साइज 0 पे दोबारा आ जाओगे। इट इज़ नॉट पॉसिबल। आप इस चीज़ को, आप सोशल मीडिया को इतना फैंसी मत बनाओ, इतना इंस्पायर मत हो। इंस्पायर हो कि मुझे करना है, बट दुखी मत हो कि यार मेरे से नहीं हो रहा, मेरे को तो महीना हो गया करते हुए पर मेरा पेट अंदर नहीं जा रहा। मेरे हिसाब से ना तो आपको सोशल मीडिया पे हर जगह होप या डर, ये 2 चीज़ें मिलती हैं सोशल मीडिया से, होप या डर। तो जब भी एक इन्फ्लुएंसर या फिर कोई भी इंसान होप डाल रहा है ना, तो मेरे हिसाब से ना होप के साथ रियल स्ट्रगल डालना बहुत ज़रूरी है। कि मैं ऐसा था, ठीक है, आज मैं यहाँ हूँ, लेकिन डोंट थिंक कि इट वाज अ पीस ऑफ केक, राइट। अगर आप नहीं दिखाओगे ना एंड टू एंड कि यार मुझे ये भी करना पड़ा, ये भी करना पड़ा, ये भी करना पड़ा, और बताओगे भाई इट वाज नॉट दैट इजी बट इट इज़ पॉसिबल, तो एक देखने व्यूअर के मन में भी क्लियर हो जाएगा डे 1 पे कि भाई आई कैन ऑल्सो बी लाइक दिस, बट मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। उससे क्या होगा, उसे ना बुरा फील नहीं होगा। अगर कोई फेल भी होता है ना इस टाइम देख के, तो उसे पता होगा कि यार मेहनत करनी थी, मैं नहीं कर पाया। दे विल एक्सेप्ट देयर फेलियर, दे विल नॉट क्राई आफ्टर वॉचिंग समवन कि ओ इसको मिल गया, इसको चांदी का चम्मच मिल गया, मुझे नहीं मिला। तो वो देखने में बहुत फैंसी लगता है डेफिनेटली कि मतलब 8 months ट्रांसफॉर्मेशन, साइज 0 अचानक से, ओ माय गॉड। फिर ऐसा लगता है देखने में, अरे यार ये अगर यहाँ पर है और यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, तो मैं तो यहाँ से यहाँ तो आराम से 5 महीने में आ सकती हूँ। पर ये नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़, अब इसीलिए कहते हैं कि प्रोफेशनल गाइडेंस हर चीज़ में बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो अब आते हैं जो मेजर टॉपिक जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस और पेल्विक फ्लोर। तो व्हाट इज़ यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस और ये फीमेल्स में इतना कॉमन क्यों है? हमने जैसे सुना होगा, विमेन मतलब कभी छींक आई तो यूरिन लीक हो गया, खांसी आई यूरिन लीक हो गया, हम हंसते हैं यूरिन लीक हो गया। तो वो बेसिकली आपका एक जो आपका पेल्विक फ्लोर बेसिकली एक सुपर पावर है आपकी, मतलब इनविजिबल सुपर पावर कह लो, कि मतलब एक ग्रुप ऑफ मसल है जिसने एक हैमॉक की तरह आपके उसको यूट्रस को, आपके रेक्टम को उसने पकड़ के रखा हुआ है। तो अगर वो एकदम मतलब बिल्कुल ऐसे हो गया, ढीली हो गई आपकी, जैसे मसल्स कहते हैं ना कि ढीली हो गई मसल्स, तो ऑब्वियसली ये चीज़ होना ज़्यादा लाजमी है। क्योंकि जो यूट्रस होता है जब वो प्रेगनेंसी के टाइम बढ़ता है तो वो प्रेशर तो पुट करता ही है पेल्विक मसल्स पे। तो इसीलिए ये चेंजेस होते हैं, और इसीलिए यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कह लो और जैसे लीकेज वगैरह ये बहुत कॉमन है। ये फीमेल्स में इसलिए ज़्यादा होता है, तो कॉमन है, नॉर्मल नहीं है। और मैंने बहुत पीछे मैंने काफ़ी रिसर्च की थी इस पर, तो मैंने सबसे ज़्यादा कॉमन क्या देखा था, येस मोस्ट ऑफ द वुमेन दे ट्राई टू मेक अ कम बैक कि यार हम वेट लॉस करेंगे, हम वापस ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। तो सबसे बड़ी गलतियां जो फीमेल्स करती हैं जो मुझे लगता है वो क्या है कि दे फोकस अ लॉट ऑन कि कार्डियो। एक ना वो बना हुआ है कि हम फीमेल हैं तो वी विल डू जंपिंग जैक्स, स्टेपर पे जंप, ट्रेडमिल, ये हमारे लिए बना है। HIIT वर्कआउट। तो जो जिम ट्रेनर्स भी होते हैं वो भी उनको वही कराने की कोशिश करते हैं जिनमें उनके मन में एक परसेप्शन है कि ओ हमें तो ये चाहिए फॉर वेट लॉस। जिससे क्या होता है, व्हेनेवर दे डू HIIT, अब पेल्विक फ्लोर में स्ट्रेंथ तो है नहीं, जैसे ही आप जंपिंग एक्सरसाइज करने लगोगे यूरिन पास हो जाएगा, लीक होगा, और आपको लगेगा यार ये क्या हो रहा है, पर चलो अभी प्रेग्नेंट थी तो मे बी शायद इस वजह से कुछ हो रहा होगा। एंड जैसे ही वो हुआ 90% केसेस में आपका वर्कआउट वहीं खत्म है, राइट। यू स्टॉप डूइंग इट। आपको शर्म आने लग जाती है कि यार मेरे तो यूरिन पास हो रहा है, ठीक है, सेल्फ डाउट्स आने लग जाते हैं कि यार मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। और आपको ये भी नहीं पता कि सबके साथ हो रहा है, आपको लगता है कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, तो मुझे ये नहीं करना चाहिए। हाँ, यस, बिल्कुल। तो जो पोस्ट प्रेग्नेंट वुमेन है उनके लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली ओवरऑल बॉडी भी और पेल्विक फ्लोर भी। ये सब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि
आपको अवेयरनेस इस चीज़ में कि आपको स्लोली चलना है. मतलब आपको ये पता है, चलो एक वुमेन प्रेग्नेंट है एंड शी इज़ वेल अवेयर दैट आफ्टर माई डिलीवरी आई विल हैव टू ट्रेन माई सेल्फ नाउ टू गेट बैक इन टू शेप. यू आर थिंकिंग टू गेट बैक इन टू शेप, बट वॉट अबाउट द इशूज़ जो आपकी बॉडी में, आपका पेल्विक मसल्स आपकी वीक हो गई हैं, आपको डायस्टेसिस रेक्टा की कंडीशन हो सकती है, आपको प्रोलैप्स के चांसेस भी होते हैं क्योंकि मसल इतनी वीक है तो प्रोलैप्स भी हो सकता है. तो इसीलिए कहते हैं कि आप स्लोली एंड स्टडी, कहते हैं विंस द रेस, धीरे धीरे चलो. हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग तब करो जब आपको पता लग जाए. वो असेसमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप गेट योर बॉडी असेस्ड आफ्टर द डिलीवरी. आप एक फिजियो के पास जाओ और आपका पूरा पेल्विक फ्लोर प्रॉपर तरीके से असेसमेंट होता है. हम असेस करेंगे कि कितना वीक है, कितना टाइम लग सकता है उसको नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल लाने में, और टाइम लगे. और ये 100% ऑफ द वुमेन का पेल्विक फ्लोर तो वीक होगा. प्रेगनेंसी के टाइम अफेक्ट पड़ेगा पेल्विक मसल्स पे. तो इसीलिए आप उस तरीके से ट्रेनिंग स्टार्ट करो स्लो. और हर वुमेन की बॉडी डिफरेंट है, तो किसी को जल्दी हम हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग पे बोल देते हैं कि चलो नाउ यू आर फाइन, यू कैन जस्ट अब गो विद द फ्लो. आप ठीक हो, आपकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक है. नाउ यू कैन फोकस ऑन योर गेटिंग बैक इनटू शेप. तो गेटिंग बैक इनटू शेप शुड बी द सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड प्रायोरिटी. उससे पहले कि आप सही हो जाओ, पहले एकदम नॉर्मल वाली उस पर कंडीशन असेसमेंट हो जाए, पता लग जाए कि ये सब हो क्यों रहा है. हाँ. एक और चीज़, व्हेन आई वाज पोस्टिंग अ लॉट अबाउट यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, मुझे एक कमेंट आया था जिससे मुझे एक चीज़ सीखने को मिली. आई वॉज ओनली फोकसिंग ऑन स्ट्रेंथनिंग द पेल्विक फ्लोर मसल्स. तो समवन टोल्ड मी दैट कि पेल्विक फ्लोर टाइट होना एक और रीज़न हो सकता है. तो जब हम गूगल पे डालते हैं पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस, सबसे ऊपर आता है एक वर्ड, कहते हैं कीगल्स. कीगल्स आपकी जो लूसन अप पेल्विक फ्लोर मसल्स है उसको टाइट करता है. बट अगर ऑलरेडी टाइट है आपकी, मतलब अगर सपोज कॉन्स्टिपेशन है, वो असेसमेंट से पता चलता है. वो हम असेस करते हैं तब पता चलता है कि पेल्विक फ्लोर टाइट है या पेल्विक फ्लोर लूज है. तो कीगल्स इज़ नॉट फॉर एवरीवन. कि मतलब आपने देखा और आपने कीगल स्टार्ट कर दी. हमें पहले देखना पड़ेगा कि पेल्विक फ्लोर आपकी दो टाइप की होती हैं, या तो वीक होएंगी या फिर आपकी टाइट होएगी. तो वीक पेल्विक फ्लोर जो मसल्स होती हैं उसमें कीगल्स विल वर्क. बट जो टाइट पेल्विक फ्लोर मसल है उसमें कीगल्स वर्क नहीं करती है. आपको उसको पहले नॉर्मल करना पड़ेगा. अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज टेक्निक्स जो होती हैं उससे बहुत फ़र्क पड़ता है. मतलब बहुत, ये भी ऐसा लगता है सांस लेने से क्या हो जाएगा यार, पर सांस लेने से बहुत कुछ हो जाएगा. सही तरीके से जो गाइडेड ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं उससे बहुत फ़र्क पड़ जाता है. ठीक है. अब जैसे आपने कीगल बोला, अब इंटरनेट पे क्या है, ऐसे वर्ड्स अगर यूज़ हो ना कि भाई कीगल एक्सरसाइजेज फॉर सेक्सुअल हेल्थ, डोंट यू थिंक, मुझे लगता है पर्सनली फील कि यार ये सारी चीज़ें ना ओवररेटेड बहुत है. व्हाई डोंट यू जस्ट फोकस ऑन योर ओवरऑल हेल्थ, योर स्ट्रेंथ, एंड कीगल से आप कोई मतलब पॉर्न स्टार तो नहीं बन जाओगे, राइट? तो आपका इसमें क्या टेक है कि यार ये ओवररेटेड है, या फिर आप नॉर्मली अगर हेल्दी रहो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, वो बेटर है, या फिर एक इंसान को एक कीगल वाली ट्रेंड की तरफ बढ़ना चाहिए? देखो, इसको ट्रेंड, क्योंकि ये बहुत फैंसी वर्ड लगता है सुनने में, कीगल्स, तो ये ट्रेंड नहीं है. एक फीमेल की बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं, हम उसमें अगर पेल्विक फ्लोर वीक है, जो मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है विमेन की, क्योंकि लीकेज तभी हो रहा है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस तभी हो रहा है, प्रोलैप्स के केसेस तभी ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि पेल्विक मसल्स आपकी वीक है. वहाँ कीगल्स आपको चाहिए, गाइडेड एक्सरसाइजेज आपको चाहिए वहाँ पे. लेकिन जहाँ टाइट है मसल, जहाँ आपको हो सकता है इंटरकोर्स में पेन है, तो वहाँ पे वो टाइटनेस वाली कंडीशन होती है, वहाँ कीगल्स नहीं चाहिए. तो कीगल्स एक ब्रॉड वर्ड है, इसके अंदर एक्सरसाइजेज, तो वो एक पॉइंट पे आके फायदे की जगह नुकसान भी कर सकता है आपका, बिल्कुल, बिकॉज आपको पता नहीं है कि आपकी वीक है या टाइट है. सो गेट योर पेल्विक फ्लोर असेस्ड फर्स्ट. ठीक है, मतलब फेयर इनफ. अपना दैट इज, मतलब ऑडियंस को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही कोई ऐसे रील देखता है ना, चाहे वो फीमेल्स हो या मेल्स हो, कीगल सुनते कि ओ हर कोई हेडफोन लगा के चलो सुनते हैं ये क्या है. सो रादर देन लिसनिंग टू सोशल मीडिया, आई वुड सजेस्ट कि यार
अपना जैसे एक फैमिली डॉक्टर रखा जाता है, एक पर्सनल ट्रेनर रखा जाता है, आई थिंक एवरीवन शुड हैव अ पर्सनल फिजियोथेरेपिस्ट, अ फैमिली फिजियोथेरेपिस्ट एज वेल, राइट? गेट योरसेल्फ असेस्ड, तो वो आपको बताएगा भाई कीगल चाहिए या क्या चाहिए, या उसके ऑपोजिट चाहिए, या उसका बिल्कुल ऑपोजिट चाहिए। तो फीमेल्स डिलीवरी के बाद सबसे ज़्यादा तो कॉन्फिडेंस गेन करने में ही मेरे हिसाब से स्ट्रगल करती है। तो कैसे करे एक फीमेल कॉन्फिडेंस वापस गेन आफ्टर डिलीवरी? देखो, कॉन्फिडेंस आपकी बॉडी में वापस आना वो वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ आप ये अवेयर होते हो कि मुझे टाइम लगेगा। मतलब मैं ये नहीं है कि अब मैं हो गई प्रेग्नेंट तो मैं अब अपना वापस नॉर्मल उसमें आ जाऊंगी। द फर्स्ट स्टेप इज एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें क्या होता है कि मेरे पास कुछ फीमेल्स आई, 2-3 मेरे पेशेंट्स आए आफ्टर डिलीवरिंग द फर्स्ट चाइल्ड, तब आए वो मेरे पास। कोई 2 साल बाद, 2 साल पहले डिलीवरी हुई है, कोई 5-6 साल पहले डिलीवरी हुई है, पेन नहीं जा रहा, तब से पेन है मैम, क्या करूँ, सब कर लिया, सब खा पी लिया, खाती भी हूँ, पर जब से मेरी डिलीवरी हुई है ना तब से दर्द है मेरे शरीर में। तो वो कॉन्फिडेंस वहाँ लैक हो रहा है, पेन आपकी बॉडी में है, पर वो आपको ये समझना ज़रूरी है कि ये आपका पेन क्यों है। जैसे मैंने आपको रिलैक्सिन हार्मोन के बारे में बताया, तो वो अपना काम करके गया हुआ है, उसके बाद आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की ज़रूरत है टू गेट बैक वापस से। मतलब कुछ है कि यार 5 साल हो गए पर ना एक बेबी तो हो गया, लेकिन दूसरे बेबी के लिए मेरी बॉडी प्रिपेयर्ड ही नहीं है, मुझे पेन है, मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मैं सेकेंड बेबी कैरी कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी। तो उसका यही रीज़न है कि आप पहले ही समझ जाओ, इसलिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि आप पहले समझ जाओ कि आपकी बॉडी में चेंजेस हुए हैं, डिलीवरी हुई है, आप प्रेग्नेंट थे, अब आपको दोबारा से प्रॉपर तरीके से एक फिजियो ही, कोई मेडिसिन आपको बिल्कुल वैसा नहीं कर सकती, आपकी बॉडी को अंदर से हील इन द सेंस कि स्ट्रेंथ नहीं ला सकती। मैं बिल्कुल मानता हूँ। मतलब मार्केट में अगर कोई भी, देखो इंसान को चाहिए, ये मैं पता नहीं कितने लाखों बार ये लाइन रिपीट कर चुका हूँ, आज दोबारा कर रहा हूँ। मार्केट में जब भी कोई चीज़ आती है, किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन, वी ऑल आर बाइंग सॉल्यूशंस, राइट? इंसान को चाहिए कम समय में कोई ऐसी चीज़ जिसमें आपको मेहनत कम करनी पड़े, पैसा भी थोड़ा कम देना पड़े और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, राइट? तो जब भी मार्केट में कोई ऐसी चीज़ आती है ना, इट विल नॉट वर्क फॉर यू इन लॉन्ग टर्म, बिल्कुल, राइट? अगर देखो दुनिया में अगर चीज़ें इतनी आसानी से मिल जाती तो महाभारत क्यों होती? हाँ, है ना? तो रावण सीता को खुद ही छोड़ आता चुपचाप, राइट? राम जी को पूरी सेना ले जाके लाना पड़ा, उनको भी एक बस फ़ोन पे या फिर गूगल मीट पे हो जाता है कि यार ये वाली मीट सेट करो, ये रहा ब्रोकर, इसके थ्रू आप ला सकते हो। तो वो तो मतलब 100% है। कॉन्फिडेंस के लिए सबसे पहला तो एक्सेप्टेंस ही है, एंड देन यू हैव टू वर्क फॉर इट। नेक्स्ट थिंग इज, जब एक फीमेल इस फेज से गुजर रही है आफ्टर डिलीवरी, फैमिली कितना बड़ा रोल प्ले कर सकती है उसकी रिकवरी में? बहुत ज़्यादा। और मुझे सच में बहुत खुशी है बोलते हुए कि मेरा जितना अभी तक एक्सपीरियंस रहा है, मेरा यही रहा है कि आफ्टर जो डिलीवरी, जो फैमिली है, जो इन लॉज हैं, मतलब वो बहुत ही मतलब उनको मतलब मोस्टली पीपल आर अवेयर नाउ, थोड़ा मतलब उनको पता है कि यार अब हमें, मतलब होता है ना कि बेबी पैदा हुआ है, आप डायरेक्ट बेबी पे चले गए देखने के लिए, और अरे बेबी हमारा घर का, पर आप मॉम से तो बात करो, आर यू ओके? द रियल क्रिएटर, आर यू ओके? आप ठीक फील कर रहे हो? हमें मतलब अप्रिशिएट हर। तो यस, फैमिली प्लेज अ मेजर रोल वहाँ पे। तो हर चीज़ में मतलब अब फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गई है, काम भी करना पड़ेगा, उनको भी ज़्यादा काम करना पड़ेगा, बेबी का ध्यान भी ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो एक साइकोलॉजिकली अगर फैमिली साथ में ना, तो एक फीमेल को साइकोलॉजिकली बहुत रिलीफ फील होता है कि यार नाउ एवरीथिंग इज़ फाइन। यार एक आई एम वंडरिंग, काफ़ी देर से जब से हम बात कर रहे हैं ना, बैक ऑफ माई माइंड मैंने भी फिजियोथेरेपी की किताबें थोड़ी बहुत क्या पूरी पढ़ी हैं। जो बातें आप बोल रही हो मुझे किताबों में कहीं नहीं मिली। आपने किताबों में पढ़ी है? ये बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज है ऑनेस्टली। मैं ये बताऊँ कि मतलब आप जो फील्ड में उतरते हो ना, तो आप एक्सपीरियंस गेन करते हो, आप न्यू एक्सपीरियंस देखते हो। अरे इसलिए मैं बोल रही हूँ, हर बॉडी अलग है, हर लाइफ अलग है, मतलब ज़िंदगी सबकी अलग है।
तो आपको उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है. किताबों में है, कीगल्स पढ़ी है हमने किताबों में डेफिनेटली. हमने पढ़ा है डायस्टेसिस रेक्टाई क्या होता है, हमने पढ़ा है कि प्रोलैप्स क्या होता है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस क्या होता है, पर हमने ये नहीं पढ़ा कि लीकेज क्या होता है, क्यों होता है. डेफिनेटली तो वो एक्सपीरियंस से ही आता है. तो एक्सपीरियंस ज़्यादा मैटर करता है, और किताबी नॉलेज तो ठीक है रह जाती है. सबको किताबी नॉलेज तो मेरे वर्ग का क्रिएटर भी पढ़ पढ़ के कहीं से ले लेगा, है ना. किताबें तो कोई भी खरीद सकता है, लेकिन जब तक आपने ग्राउंड पे रह के रियलिटी नहीं देखी तब तक आप एक ख्याली लड्डू ही पकाते रहते हो कि मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट बन जाऊंगा या बन जाऊंगी और मैं दुनिया बदल दूंगा. बट हाँ, जब तक आपने 15-20-50 लोगों के साथ, अलग तरीके के लोगों के साथ काम नहीं किया, सिर्फ काम नहीं, उनको एक्चुअली में समझा नहीं, है ना, कि पैशन चाहिए. ऐसा नहीं है कि हर फिजियोथेरेपिस्ट कर रहा है, पैशन चाहिए. कई लोग हैं, कई फिजियोथेरेपिस्ट हैं जो सिर्फ किताबों पे भी चल रहे हैं, इलेक्ट्रो पे चल रहे हैं, मोडालिटीज़ पे भी चल रहे हैं, बहुत फिजियोथेरेपिस्ट हैं. लेकिन अगर आप में पैशन नहीं है ना, कि आपको मतलब अब जैसे मुझे बहुत इंट्रीग्ड होती हूँ देख के कि अच्छा ये बहुत अच्छा ये चेंजेस आ रहे हैं, अच्छा आपको ऐसा हो रहा है, पर मैंने तो ये इसमें ऐसा देखा था. तो मैं बहुत इंट्रीग्ड होती हूँ, फिर हम देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, बड़ा मज़ा आता है उसमें. ये नहीं, मेरा 9 to 5 जॉब नहीं है, मैं सुबह गई, मैं पेशेंट आया, मैंने देखा, मैं 5 बजे घर हूँ. नहीं, मैं जाऊँगी 5 बजे घर, जाके मैं थोड़ा रेस्ट करके मैं देखूँगी कि अच्छा आज ये आई थी ना, तो आज इसने मुझे एक ये बात बोली थी, शायद मेरे को इसके बारे में नहीं पता, मैं पढ़ूँ इसके बारे में, यार क्या है ये. नॉलेज कभी ख़त्म नहीं होती, कभी ज़िंदगी भर नॉलेज नहीं ख़त्म होगी, आप जितनी ले लो उतनी कम है, वो वाली चीज़. और इसके लिए पैशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बिल्कुल. अब टॉकिंग अबाउट पैशन, मतलब मुझे बात बहुत हिट कर गई कि जैसे यू चोज समथिंग जिसके लिए आपको लगता है कि भाई दिस इज़ समथिंग जो करने में मुझे किक मिलती है, कि आई फील हैप्पी, आई फील गुड. तो अब जैसे देयर इज़ अ बिग प्रॉब्लम विद मी, मैं मतलब ये पर्सनल प्रॉब्लम शेयर कर रहा हूँ. जैसे आई मूव ऑन फ्रॉम थिंग्स लाइक इन 15 days. हर 15 दिन में ना मेरे इंटरेस्ट बदल जाते हैं. आई डोंट वांट टू पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम at all. Sometimes I want to post 3 times a day, sometimes I want to post about this, post about that. But एक चीज़ जो मुझे लगता है कि मैं लाइफ टाइम कर सकता हूँ, वो यही है कि whenever someone talks about running again, playing again, जहाँ वो again word आ जाता है ना, because जब तुमसे कोई चीज़ छिन जाती है due to XYZ reasons, उसे वापस पाने वाली जो फीलिंग है ना, मुझे लगता है कि सिर्फ एक मेरी लाइफ में एक वही चीज़ है जो मैं लाइफ टाइम जिसके बारे में बात कर सकता हूँ. तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है, जिससे मैं यही सीखा हूँ कि आई नाउ इन माई लाइफ, आई एम 30, आई ओनली वॉन्ट टू कमिट टू थिंग्स जो मुझे पता है कि आई कैन डू दिस फॉर द लाइफ टाइम. नहीं तो फेज़ आते हैं, फेज़ जाते हैं. सिमिलरली अब एक फिजियोथेरेपिस्ट है, वो पहले एक हो सकता है क्लिनिक में काम करे, देन एक बड़े हॉस्पिटल में मूव हो जाए, देन वो अपना काम करने लग जाए, एथलीट्स ढूंढे, देन वो एक टीम के साथ जाए, देन मे बी वो आपकी तरह एक स्पेसिफिक फील्ड चुने कि आई वांट टू वर्क विद वुमेन हु आर डीलिंग विद प्रेगनेंसी, अपना पोस्ट प्रेगनेंसी. तो एक प्रोफेशनल कैसे फिगर आउट, आपको क्या लगता है कैसे फिगर आउट करना चाहिए आपको कि यार आपको चाहिए क्या लाइफ में एज अ फिजियो? इसमें आप जब तक 2-3 एक्सपीरियंस नहीं ले लेते ना अपनी लाइफ के, तब तक तो आई थिंक नहीं होता है. कई लोगों को लगता है कि बहुत आसान है, आपने अपनी बैचलर्स करी, घर वालों के पास पैसा था, क्लिनिक खोल दिया और आप बैठ गए, पर वहाँ उन लोगों की लाइफ स्टॉप हो जाती है. पर आप जब 2-3 चीज़ें कर लेते हो ना, मैं बाहर गई, मैंने वहाँ पढ़ाई करी, मैंने वहाँ जॉब करी, मैंने वहाँ और जॉब्स भी बहुत करी हैं, मैंने वहाँ लाइफ देखी. मैं आना नहीं चाहती थी कभी वापस, कभी था नहीं मेरा आने का, पंजाबी फैमिली हूँ तो कनाडा गई थी मैं वापस आई, और आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो हैप्पी कि आज मैं यहाँ पर आई, मैं वहाँ की नॉलेज लेकर आई, मैं चेंजेस लेकर आई, मैं समझी, मैंने स्पोर्ट्स में गई, मैंने वो भी किया, मैंने नॉर्मल जनरल पेशेंट्स भी देखे. मैं देखती हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे पास जनरल पेशेंट्स नहीं आते हैं, मेरे पास जनरल पेशेंट्स आते हैं. मेरे पास स्पोर्ट्स के मेरे जितने प्लेयर्स कनेक्टेड हैं वो मेरे पास ही आते हैं. तो
मतलब हर एक्सपीरियंस लेके मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं एक्सपीरियंस लूँ. धक्के खा के आपको पता हाँ, लगा. बट अब जब मैं इसमें घुसी ना तो मुझे एक बहुत अलग अंदर से आवाज़ आती है ना, तो मुझे वो आई. मैंने कहा यार ये एक ऐसी चीज़ है कि मतलब कहने को अंडररेटेड इतनी है. अब अगर हम बैचलर्स करते हैं ना तो हम कभी इसमें नहीं सोचते कि यार हमें आगे एक विमेंस हेल्थ में हमें जाना है, क्योंकि ऐसा लगता है कि यार एक तो बहुत नीश ऑडियंस हो जाती है, मतलब बहुत कम लोग हैं. कम लोग हैं. अच्छा, अगर विमेन इतनी है ना, उसमें से इतनी परसेंट है जो आपकी थेरेपी सीख करेंगी बिकॉज ऑफ अवेयरनेस, बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज या स्टेटस, या फिर बिकॉज ऑफ फैमिली गाइडेंस, जो भी होता है, मतलब तो बहुत कम होता है. तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे डरते हैं फिजियोथेरेपिस्ट जाने में. तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि करो. विमेंस हेल्थ इज़ अमेजिंग टॉपिक, अमेजिंग फील्ड. इसमें ये बहुत ब्रॉड है और आजकल यस अवेयरनेस है, लोग सीख करते हैं, लोग आते हैं, लोग आपसे बात करते हैं, लोग आपसे पूछते हैं, लोग अपनी बॉडी के बारे में जानना चाहेंगी फीमेल्स, और वो चाहती हैं. और वो अब हर चीज़ प्लानिंग से चलती है. अब ऐसा नहीं है पहले के ज़माने में 7-7 8-8 बच्चे हो रहे हैं, अब नहीं है. अब सब बहुत बहुत स्मार्ट है. गर्ल्स आर वेरी स्मार्ट नाउ. उनको पता है कि मैं इतने साल की हूँ, मुझे इतने टाइम में अब प्लान करना है, उससे पहले मुझे अपने बॉडी पे ध्यान देना है एंड आफ्टरवर्ड्स भी ध्यान देना है. तो ये बहुत ही अमेजिंग फील्ड है, बहुत मज़ा आता है इसमें काम करके. एक फीमेल के लिए आपको क्या लगता है कि कितने बच्चे इनफ हैं कि भाई बस हो गया, तेरी बॉडी इतनी ले सकती है, या फिर दिस इज द आइडियल नंबर? व्हाट डू यू थिंक? ये तो उनकी फैमिली प्लानिंग है. फैमिली प्लानिंग. बट कमिंग फ्रॉम अ फिजियोथेरेपिस्ट, अ प्रोफेशनल हु टेक्स केयर ऑफ वुमेन सफरिंग आफ्टर सफरिंग और एक्सपीरियंसिंग आफ्टर डिलीवरी, आपको क्या लगता है कि आइडियल नंबर क्या है? आइडियल नंबर तो कोई नहीं कह सकता. नॉट इवन मी, नॉट इवन गाइनीज, नॉट इवन गॉड. कोई नहीं आपको कह सकता कि ये आइडियल नंबर है. अगर ऐसा होता कि ये आइडियल नंबर होता तो हर इंसान के उतने ही बच्चे होते हैं, और इंडिया की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा भी ना होती. यस. तो ये आइडियल नंबर का नहीं है, बट यस एक फीमेल को ये समझना चाहिए कि अब उसको खुद को पता होना चाहिए कि मेरी अब जैसे फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद ही 5 साल बाद मेरे पास अगर एक आई है फीमेल कि मुझे चाहिए सेकेंड प्रेगनेंसी, नाउ आई वांट टू प्रिपेयर फॉर दैट. माई बॉडी इज़ नॉट रेडी, आई वांट टू प्रिपेयर माई बॉडी फॉर दैट. तो वो एक फीमेल को पता है. ठीक है, वो पर्सनल चॉइस है. वो पर्सनल चॉइस है. आपको पता है कि आपकी बॉडी कितना ले सकती है, ऐसा. तो आप करंटली इंडिया की फीमेल वॉलीबॉल टीम देख रहे हो, राइट? यस. तो एक मेल और फीमेल की बॉडी एथलेटिक एबिलिटीज़ बहुत अलग होती हैं. तो रिसेंटली अभी मार्केट में केस चल रहा है, संजय मांजरेकर, फॉर्मर क्रिकेटर, वेरी फेमस क्रिकेटर, उनका बेटा था जो अभी कन्वर्ट होके बेटी बन गई हैं, एंड दे आर फाइटिंग, एंड वो इंडियन फीमेल क्रिकेट टीम की तरफ से इंटरनेशनली खेलना चाहती हैं. क्या ये फेयर है? फीमेल और मेल की बॉडी डेफिनेटली गॉड ने जो क्रिएट करी है वो डिफरेंट क्रिएट करी है. स्ट्रेंथ अलग होती है दोनों में. मतलब ये तो एक होती है ना कि फीमेल्स कहती हैं कि हमें सेम स्टेटस दो, हमें भी मेल्स की तरह एकदम कंधे से कंधे मिला के चलना है, हमें ये करना है, विच इज़ ठीक है, करना है आपको अपना काम करना है, आपको भी काम करना है, उनको भी काम करना है. बट येस फिजियोलॉजिकली बॉडी बहुत डिफरेंट है, बहुत चेंजेस है, बहुत अलग अलग बॉडी है. मतलब किसी को अगर कोई हैवी वेट उठाने में मुझे थोड़ा दिक्कत होगी, आप शायद ऐसे उठा लोगे, बट ये फिजियोलॉजिकल है, ये चीज़ होती है. तो जैसे मैंने बोला कि फिजियोलॉजिकली बॉडी बहुत अलग होती है. अगर आप क्रिकेट की बात करो तो एक ब्लाइंड की अलग टीम है, डिसेबल्ड की अलग टीम है. तो ट्रांसजेंडर की मेरे हिसाब से इन माय ओपिनियन एक अलग टीम बन सकती है. वो आई थिंक ज़्यादा बेटर है. बिल्कुल फेयर इनफ. क्योंकि मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि जो पास्ट में इंसान मेल रह चुका है भाई, उसको हमेशा एज रहेगी. ठीक है, एंड दैट विल नॉट बी फेयर, क्योंकि वो टीम में किसी की जगह खाए, मतलब जगह जाएगी किसी की. सो नो वन इज अगेंस्ट ट्रांसजेंडर्स टुडे. सोसाइटी बहुत ओपन हो चुकी है, सो व्हाई डोंट वी हैव अ सेपरेट टीम फॉर दैट? परफेक्ट है. आई थिंक ये फेयर रहेगा, एक मेल के लिए, एक फीमेल के लिए, और एक ट्रांस के लिए भी फेयर है, सबके लिए फेयर है. आप कमेंट्स में बताना कि क्या हमारे देश में ट्रांसजेंडर्स की अलग टीम होनी चाहिए या नहीं. तो आज तो ऐसा टाइम चल रहा है कि पति से हल्की सी भी लड़ाई हो तो लोग ड्रम में डाल देते हैं, ठीक है, और हर किसी को अपनी स्पेस चाहिए, हर कोई अपना काम करना चाहिए. बट यू आर मैरिड टू
another physiotherapist. You guys share a profession, share something in common. तो कैसे लिया आपने ये डिसीजन? क्या ये मुश्किल था या बहुत आसान था? मैरिड टू फेमस फिजियोथेरेपिस्ट, तो वो एक्चुअली वो ज़्यादा वो चीज़ आ जाती है बीच में कि फेमस फिजियोथेरेपिस्ट एंड बीइंग फ्रॉम द सेम प्रोफेशन. कभी नहीं सोचा था ऐसा लाइफ में कि प्रोफेशन, तो कभी था ही नहीं कि प्रोफेशन बीच में आएगा, प्रोफेशन की वजह से कुछ हो सकता है, और कभी टच वर्ड कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं. वी आर सो हैप्पी, सपोर्ट ईच अदर. हमारी कॉन्वर्सेशंस बढ़ जाती हैं. मतलब you हमारे have a lot to talk. यस, हमारे पास कॉमन चीज़ें इतनी हैं, हमारे पास केस स्टडीज़ इतनी फ़नी होती हैं और इतना मज़ा आता है बात करने में. हम रात को बेड पे जाते हैं, हम सोचते हैं यार आज ऐसा पेशेंट, ये पेशेंट, आज जिसने ये बोला वो बोला, और टच वर्ड हमारा बिजनेस बहुत अच्छा मैनेज हो जाता है. बिकॉज 100% आप अपने स्पाउस पे रिलाई कर सकते हो, विच इज़ वेरी ऑब्वियस. तो ऐसा कभी नहीं सोचा था. बैचलर्स हमने दोनों ने साथ में करी है, लव मैरिज है, तो प्रोफेशंस का भी बीच में आया. पेरेंट्स ज़रूर हाँ डरे थे स्टार्टिंग में कि सेम प्रोफेशन है और दोनों मतलब बहुत करियर ओरिएंटेड हो, देख लो क्लैशेस हो सकते हैं, ये हो सकता है. अरे नहीं, मतलब नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है. उनका अलग है, मेरा अलग है. वो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा. मतलब उन्होंने अपनी लाइफ खुद बनाई है. जब वो अपनी लाइफ बना रहे थे ना, मैं कनाडा में थी, यही था कि वो आ जाएंगे वहाँ पे, शादी कर लेंगे, हम बाहर आ जाएंगे कनाडा, मस्त अपनी लाइफ जिएंगे. बट उनका डेडिकेशन देख के और उनका हार्ड वर्क देख के आई जस्ट केम बैक. लेकिन यू मेंशन्ड अ फेमस फिजियोथेरेपिस्ट, या ये चीज़ कभी बैकफायर नहीं करती कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता हो कि यार ये फेमस है? तो मतलब वो वहाँ नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं करती, क्योंकि सपोर्ट इतना है कि अगर वो है ना वहाँ पे, तो मतलब वो मुझे 100% आगे कर देंगे अपने. मतलब अगर हम लोग कहीं हैं, कहीं पब्लिकली हैं, तो वो मुझे बिल्कुल वो इतने ज़्यादा ही सो सपोर्टिव कि मुझे मतलब एक अनदर थॉट्स मेरे माइंड में तो आ ही नहीं सकते. प्रोफेशनली मुझे ऐसा लगता है ऑनेस्टली कि आज जो मैं प्रोफेशन में कर रही हूँ ना, आज जो मेरा पैशन है ना, आई एम सो मच इंस्पायर्ड बाय हिम, हिज पैशन. मतलब उसका डेडिकेशन देख के मुझे ऐसा लगता है कि यार करना है मुझे भी. एंड ही पुशेस मी एवरी टाइम. जब मुझे इतना लो फील होता है, देन ऑल्सो ही इज़ लाइक यार तू कर सकती है यार शरण. यहाँ आने से पहले भी आई वॉज, मतलब मैं थोड़ा हेजिटेंट थी बिकॉज ही हैज़ डन पॉडकास्ट बिफोर, दिस इज़ माई फर्स्ट एवर एक्सपीरियंस. तो वो मुझे उसने इतना ज़्यादा बोला कि तेरा दिन है शरण, तू कर देख, तू क्या कर देगी, तू ये कर देगी, तू वो कर देगी, ठीक है, होगा क्या होगा पता नहीं. बट उसने मुझे इतना, वो ही हाइप्स मी सो मच. कभी कभी मुझे लगता है ये मैं हूँ, आप जो ये चीज़ बोल रहे हो ये मैं हूँ ऐसा. तो वो मुझे इतना हाइप कर देता है, तो नेगेटिव थॉट्स और ये सेकंड थॉट्स तो कभी आते ही नहीं हैं. एंड आई एम सो ब्लेस्ड कि हम दोनों सेम प्रोफेशन से हैं एंड वी आर किलिंग इट. दैट्स ब्यूटीफुल. या बहुत मुश्किल होता है ये. मतलब जैसे ये आउट ऑफ द वो है, आउट ऑफ द पॉडकास्ट बात कर रहा हूँ कि जैसे मुझे में तो मैं इतना सेल्फ सेंटर्ड हूँ ना, इतना ही सेल्फ सेंटर्ड हूँ, और कॉम्पिटिटिवनेस इतनी ज़्यादा भरी हुई है मेरे दिमाग में. मैं बचपन से ही ऐसा हूँ कि मैं वन मैन आर्मी खेलता हूँ कि मैं करूँगा, तो मैं तो कर ही नहीं सकता, कब किसी के लिए नहीं कर सकता. इट्स नॉट अबाउट वाइफ, इट्स नॉट अबाउट वाइफ. मैं कहीं भी चले जाऊँ, मेरे को जीतना है, तो ये करना बहुत मुश्किल है. तो यू आर मैरिड टू अ ग्रेट मैन एंड अभी आपके बारे में जब वो ही आएंगे तब बोलूँगा ना, तब बोलेंगे, है ना, तब मैं सुनना चाहूँगी. आप और आपके हस्बैंड सेम प्रोफेशन में, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन कुछ तो ऐसे विचारधारा में गैप्स होंगे जिसमें एंड में अड़ जाती होगी, लड़ाई हो ही जाती होगी, क्योंकि आप भी पंजाबी हो और पंजाबी कहीं ना कहीं तो अड़ते ही हैं. हाँ, मैं इसमें अपने आप को मानती हूँ. मतलब मैं उसके सामने कन्फेस नहीं करती, बट हाँ मैं अड़ियल हूँ, मतलब मैं ज़िद्दी हूँ. येस, आई एग्री. मतलब ऐसी लड़ाइयाँ नहीं होती, बट हाँ कभी कभी ये क्लैशेस हो जाते हैं रिलेटेड टू कुछ, कि कभी कभी क्या होता है कि ऑब्वियसली ही इज़ मोर इनटू प्रैक्टिकल नॉलेज, मोर इनटू स्पोर्ट्स, मच मोर देन मी. तो मेरा जो, अगर कभी मैं कुछ प्रोटोकॉल से किसी को कर रही हूँ, तो अगर उसने थोड़ा, ही इज़ लाइक कि शरण तू ये कर सकती है, तो इसकी तू ये कर रही है वो ठीक है, पर तू इसके अलावा ये भी कर सकती है. क्यों? तुझे किसने सिखाया? तुझे पास किसने कराया? तू किसके नोट से पढ़ के पास हुआ है?
तो वो मतलब वो बहुत वैसे तो फ़नी होता है, लड़ाइयाँ हमारी टचवुड एज सच नहीं होती है, प्रोफेशन रिलेटेड तो बिल्कुल ही नहीं होती है, बट हाँ ये फ़नी मतलब इसलिए होता है कि कॉलेज में पढ़ने में मैं ऊपर थी और प्रोफेशनली वो मेरे से काफ़ी ऊपर है तो वो ऐसा ऐसा है मतलब, पर लड़ाइयाँ नहीं होती। प्यारी नोक-झोंक है। हाँ, प्यारी नोक-झोंक चलती रहती है। ठीक। शरण जी बहुत मज़ा आया आज। फिजियोथेरेपिस्ट से मैंने काफ़ी बात की है, काफ़ी तरीके के फिजियोथेरेपिस्ट से बात की है, लेकिन एक वुमेन हेल्थ स्पेशलिस्ट से पहली बार मेरी बात हुई। आई नो अ लॉट ऑफ फीमेल्स विल टेक अवे अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दिस पॉडकास्ट। जाने से पहले मैं आपसे बस एक सवाल करना चाहूँगा, जो भी फीमेल्स आपको देख रही हैं, आपने बताया कि वो हर 7 से 10 साल में उनकी बॉडी बदल रही हैं, कौन सी ऐसी 5 एडवाइसेस हैं जो आप हर फीमेल को देना चाहोगे कि भाई ये 5 चीज़ें कभी मत भूलना? 5 चीज़ें पता नहीं, बट हाँ मैं डेफिनेटली ये बोलना चाहूँगी कि योर गिफ्ट ऑफ गॉड, आप में बहुत शक्ति है। मतलब सबसे ज़्यादा अगर इस धरती पे किसी के अंदर पावर है तो वो फीमेल है, ये आप भूलो मत। अपनी बॉडी आप जानो, अपनी बॉडी समझो। अगर आप एक मतलब एक चाइल्ड को आप बर्थ दे सकते हो, एक लाइफ इस दुनिया में ला सकते हो, आई मीन दैट्स द ग्रेट थिंग। बट इसके साथ बहुत ट्रॉमास, बहुत इमोशनल टर्मोइल हो गया, फिज़िकल चेंजेस, पोस्चरल चेंज, बहुत बहुत कुछ आता है। वो आप समझो, वो आप जानो, और आपके लिए सारे प्रोफेशनल्स रेडी हैं। बट आप समझो, आप जानो, अपनी बॉडी को अवेयरनेस में लेकर आओ, अपनी बॉडी से प्यार करो, और सिर्फ पतला मोटा इन सब चीज़ों पे फोकस मत करो। स्ट्रेंथ अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पतला मोटे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ में फ़र्क पड़ता है तो वो स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ अगर अपनी बॉडी में लाओगे, आपको खुद को बहुत इतना पॉजिटिव और इतना अच्छा फील होगा। तो मुझे बस यही है कि आप अपनी बॉडी को जानो और प्यार करो उसको, और इम्पोर्टेंस दो, बिकॉज़ आप लाए हो उस बेबी को, उस लाइफ को इस दुनिया में, तो आप डिज़र्व करते हो केयर, आप डिज़र्व करते हो वो सब कुछ अपने लिए जो एक आपको 100% हेल्दी फिट रखने में आपकी हेल्प करेगा। तो जस्ट कीप योर सेल्फ फिट, ये तो चीज़ आप शरण जी, तो आपको कैसा लगा इंडिया के होने वाले नंबर 1 पॉडकास्ट पे आकर? हेल्थ एंड वेलनेस, इंडिया के नंबर 1 हेल्थ एंड वेलनेस पॉडकास्ट पे आकर कैसा लगा? पहले तो सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मुझे बहुत 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 अच्छा लगा यहाँ पे आके, बहुत इंसाइटफुल लगा। हमने बहुत सारी ऐसी बातें करी जिसमें मिथ्स भी ब्रेक हुए, जिसमें हमने देखा कि नॉलेज भी बहुत मिली, अवेयरनेस भी मिली, और हम बहुत चिल कॉन्वर्सेशन रही है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, थैंक यू सो मच। आई होप कि ऑडियंस इससे टेक अवे ज़रूर लेकर जाए, जो भी आज हमने बात करी है, इससे उनको अपने बारे में अवेयरनेस हो, और हमारे पॉडकास्ट से, इनके पॉडकास्ट से उनको मतलब कुछ अवेयरनेस मिले अपने। तो देखो, ये तो सीधी सी बात है, तो मैं ठोक के आज क्या हमेशा बोलता हूँ कि हम इंडिया के नहीं हो सकते, दुनिया के भी जल्दी नंबर 1 हेल्थ एंड वेलनेस पॉडकास्ट बन जाए। अगर मैं आपसे 5 नाम पूछूं कि आप कौन से 5 लोग हैं इंडस्ट्री में से, अपने पति को छोड़ के कि वो ऑलरेडी यहीं हैं, ठीक है, कौन से 5 नाम आप इस पॉडकास्ट पे देखना चाहते हो जिससे आपको लगता है कि ऑडियंस को बहुत सीखने को मिलेगा? एंड कोई भी हो सकता है, आई डोंट नीड फेमस पीपल, आई एम लुकिंग फॉर पीपल जो कुछ नॉलेज लेके आ सकते हैं, जो कुछ ऐसा ब्रह्मास्त्र लेके आ सकते हैं लोगों के लिए कि दुनिया बदल जाए। कौन से 5 लोग हो सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको ये बोलूँगी कि आजकल के जो फ्रेशर्स हैं जो निकल के आ रहे हैं वो बहुत अमेजिंग है। मैं ऑब्वियसली 5 नाम तो आपको ऐसे नहीं बता पाऊँगी, बट हाँ ये है कि जो फ्रेशर्स हैं उनमें इतनी अवेयरनेस है, और वो लोग इतना ज़्यादा मतलब उनको पता है कि हमारे प्रोफेशन को क्या चाहिए। और ऑल्सो कि फिज़ियोथेरेपी में जब मैंने स्टेप इन किया था 2015 में, तब ऑनेस्टली मुझे भी नहीं पता था यार ये क्या भला है, क्या चीज़ है, इसमें क्या होने वाला है आगे जाके। ठीक है, थोड़ा बहुत पता था और हम आ गए इस प्रोफेशन में। लेकिन आज मुझे देख के इतना अच्छा लग रहा है कि नॉट ओनली फिजियोथेरेपिस्ट, मतलब उनके पेशेंट्स, इवन एथलीट्स, प्लेयर्स एंड पर्सनालिटीज़ लाइक यू,
आप फिजियोथेरेपी को इतना प्रमोट कर रहे हैं, अवेयरनेस ला रहे हैं, तो मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है कि जिनका माइंडसेट मतलब बहुत ही ओपन माइंडेड है, क्रिटिसिज्म में ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं और ओपन माइंडेड है, उनको पता है कि यार हर कोई अपने लिए कुछ कर रहा है, हर कोई प्रोफेशन के लिए कुछ कर रहा है, भले ही वो एक प्रोफेशनल है उस फील्ड में या नहीं है। आप वो मेरे को लगता है कि काफ़ी है ऐसे जने जो कर सकते हैं, जो फ्रेशर्स को आप बिल्कुल ला सकते हैं, उनमें बहुत कुछ करने का जज्बा है। और डेफिनेटली मैं आपको पॉडकास्ट पे आपको थैंक यू भी ये बोलना चाहूँगी कि आप जो फिजियोथेरेपी का अवेयरनेस फैला रहे हो वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग चीज़ है, बहुत अमेजिंग है। थैंक यू सो मच शरण जी।